हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं जनवरी 26 का डायरेक्ट टैक्स का एमटीबी सीरीज 1। आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। केस सिनेरियो 1 क्या कहता है? राघव, अ नॉन रेसिडेंट इंडियन, एज 46 ईयर्स, फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम अर्न बाय हिम इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 24-25। नॉन रेसिडेंट इंडियन की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसको इक्विटी शेयर्स पे एम एस स्टील में इंडियन कंपनी 2,40,000 का। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। अब इसको ऐसा नॉर्मल प्रोविजन ही अपन को ट्रीट करना पड़ेगा, यानी सेक्शन 111 में इसको 20% पे इसका अपन टैक्स चार्ज करेंगे कैपिटल गेन में। दिस शेयर्स वर परचेज कन्वर्टेड फॉरेन एक्सचेंज ऑन and sold on 30th 9/24. He invested the whole of the sale proceeds 6 lakh in the shares of Messrs TU Limited, an Indian company, on 5/10/24. STT has been paid on the purchase and sale of the shares. ठीक है। बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको कंफ्यूज करने की बात कर रहा है कि इसमें ये क्या कह रहा है कि इसने ये जो इसको गेन हुआ है, इसने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया। तो आपके दिमाग में आएगा कि 115F में क्या अपन को डिडक्शन मिलता है? तो इसका आंसर है नहीं, इसका रिडक्शन नहीं मिल सकता क्योंकि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पे इसने बल्कि दे दिया कि एस टी टी हैज बीन पेड, यानी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से ट्रांजेक्शन हुआ है, तो इसको अपन सेक्शन 191 में 20% से टैक्सेबल चार्ज कर देंगे। लेकिन ये जो कह रहा है कि इसने इन्वेस्ट किया है होल ऑफ द सिर्कोशी, तो इसका 115F में रिडक्शन नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नहीं मिलता 115F पे। तो ये बस आपको कन्फ्यूज करने के लिए है, एग्जाम में आए तो इग्नोर करना। ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ मैस सी डी प्राइवेट लिमिटेड इंडियन कंपनी है, 4 लाख का उसको कैपिटल गेन हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है। दिस शेयर्स वर परचेज इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ऑन 1/10/21 एंड सोल्ड ऑन 15/10/24 8 लाख। ठीक है। क्या कह रहा है ये? कन्वर्ट एंड सोल्ड। ठीक है, 8 लाख की बेचे इसने, यानी 4 लाख की खरीदी होगी। आठ आठ इसने 80 लाख में बेचा है। 4 लाख का उसको कैपिटल गेन हुआ है, यानी 4 लाख की इसकी कॉस्ट होगी। आउट ऑफ द सेल प्रोसीड्स ही फर्दर परचेज द शेयर्स ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी है। कितने की इसने खरीदा? 5,50,000 की खरीदी है। यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 02 लिखा है। अब फैब में तो 21 दिन होते ही नहीं है, तो अपन इसको 01 कैसे मतलब जैन कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है। तो इस पैराग्राफ में क्या कह रहा है? इसकी मैंने एक समरी बना रखी है कि देखो, इसको 8 लाख में इसने बेचा, जिसमें इसको 4 लाख का कैपिटल गेन हुआ। ठीक है। अब इसने अब ये एनआरआई है, तो यहाँ पे इसको 115F ग्रांट अपन दे सकते हैं। 115F क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है और एक इंडियन कंपनी भी है। ठीक है। तो 115F में इसको डिडक्शन कितने का मिलेगा? यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। 5.5 लाख का इसने परचेज किया, तो 4 लाख इंटू 5.5 डिवाइड बाई 8 जितने का अपन सेल करता है, तो 2.75 लाख का इसको डिडक्शन मिलेगा। कितने पे? 4 लाख की गेन पे। 4 लाख माइनस 2.75 यानी 1.25 लाख अब इसका टैक्सेबल हो जाएगा चैप्टर 12 में 12.5% से की रेट से। ठीक है, ये बी पॉइंट की समझी थी। अब सी में क्या कह रहा है? डिविडेंड रिसीव ग्रॉस फ्रॉम मैसर्स एसटी लिमिटेड एंड मैसर्स सीडी प्राइवेट लिमिटेड, टोटल 90,000 का इसको डिविडेंड मिला है। अब अपन दोनों के सवाल लेते हैं। अगर ये 12 आउट करता है तो तब भी इसको 20% का टैक्स चार्ज लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनकम है। इंटरेस्ट या डिविडेंड कुछ भी होगा, इसको 20% पे टैक्स चार्ज होगा 12 में। और अगर ये 12 ऑप्ट नहीं करता तो भी 115A में इसको 20% ही डिविडेंड पे चार्ज होगा। ठीक है। अब assuming opt out to deferred tax is यहाँ इग्नोर दी। ठीक है। कहता है व्हाट इज द फर्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ राघव फॉर द असेसमेंट ईयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स ऑफ मेसर्स सीडी प्राइवेट लिमिटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A के अकॉर्डिंग। ठीक है। अपन ने यहाँ पे देखा कि नेट फाइनल अमाउंट कितना है? 1.25 लाख। 12 पे 12.5% चार्जेबल होगा, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा? 1.25 लाख। तो ए अपना राइट ऑप्शन हो जाता है। सेकंड क्या कहता है? व्हाट इज द टैक्स अमाउंट ऑन डिविडेंड इनकम इन द हैंड्स ऑफ राघव फॉर असेसमेंट ईयर इफ ही ऑप्ट आउट ऑफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12 इग्नोर सरचार्ज एंड सेस। ठीक है। अब अपन ने देखा 115 में 20% इसको चार्जेबल होगा, तो 90,000 इंटू 20% 18,000, तो 18,000 अंडर 15 है। यहाँ पे आपको सेक्शन में भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। यहाँ पे तो 18,000 का एक ही था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। अब यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी पूछी है अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12A के अंदर। ठीक है, देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल हुआ
2.4 लाख। अब 12A में ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो आते हैं नॉर्मल प्रोविजन से ही, इसको टैक्स चार्ज करना पड़ेगा यानी 20%। तो 40,000 का अपना इसका अमाउंट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख, 12.5% से टैक्स चार्ज करेंगे, ये अमाउंट आएगा। डिविडेंड 20% से टैक्सेबल होगा 18,000। अब इसमें सेस लगाना मत भूलना, सेस 84890 बी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है कैलकुलेशन के बाद। अब फोर्थ में भी टैक्स लाइबिलिटी ही पूछी राघव की, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि इफ ही ऑप्ट आउट ऑफ प्रोविजन ऑफ चैप्टर 12 है। यहाँ पे था कि 12 के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आ जाता है 12 सॉरी, अगर ये 12 ऑप्ट नहीं करता तो तब क्या प्रोविजन आएगा। यहाँ पे देखो सब कुछ तो सेम ही है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस आएगा। अगर ये जो 115F का यहाँ पे अपन इसको डिडक्शन दे रहे हैं ना, ये 2.75 लाख का, ये तभी मिलेगा जब ये क्या ऑप्ट करता है, ओनली वैन ऑप्ट करता है, ये कौन सा सेक्शन, कौन सा चैप्टर 12 ऑप्ट करता है, तभी इसको 115F का डिडक्शन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या करेगा, ऑप्ट आउट करेगा चैप्टर 12 से। तो अब LTCG को पूरा का पूरा 4 लाख जो इसका कैपिटल गेन हुआ है, वो अपन चार्ज करेंगे 12.5% से, जो कि 15,000 आएगा। नेट अमाउंट अपना सॉरी हाँ, नेट टोटल अपना 116,000 आ जाएगा, जिस पर अपन 4% का सेस लगाएंगे। 120,640 का अपना नेट टैक्स इनकम टैक्स चार्ज आता, टैक्स लाइबिलिटी आती है। ठीक है, तो 80 ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये था केस सीनर 1, अच्छा था। केस सीनर 2 भी अच्छा है, बहुत अच्छा है ये आपको देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। ईगल लिमिटेड एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री जेड में, ठीक है, एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज है नोवा इंसी की ऑफ यूएसए। ईगल लिमिटेड हैज अ ब्रांच इन इंडिया सिंस 2011। It sells goods to Indian customer by importing from various countries besides selling in India. The goods manufactured by 18 countries at, ठीक है, नॉर्मल information given है। The adjusted total income of the Indian branch of Eagle Limited for the year ended 31st March 25, it's 90 lakh। ये क्या गिवन है, ATI गिवन है, नीचे कहीं ना कहीं काम आएगी ये, ATI गिवन है। जो ब्रांच है उसने इंकर्ड किया है 14 लाख बाय वे ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है, इसने कुछ 14 लाख का इसने एक्सपेंडिचर किया है ब्रांच ने। द हेड ऑफिस हैज एलोकेटेड 21 लाख एज द ब्रांच शेयर ऑफ हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग 14 लाख इंकर्ड बाय द ब्रांच। अब इसने कुछ 21 लाख का एलोकेट किया है ब्रांच पे हेड ऑफिस ने। तो अगर अपन 44C सेक्शन याद करें तो उसमें क्या था, ब्रांच एलोकेशन के हेड ऑफिस के एक्सपेंस के ब्रांच एलोकेशन के बारे में क्या था कि 5% ऑफ ATI, यानी जो अपना एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 5% ही ये ऐसा एक्सपेंस चार्ज कर सकता है, डिडक्शन ले सकता है। अब यहाँ पे अपन को ATI गिवन है कितने की, 90 लाख की अपन को ATI गिवन है, तो 5% 90 लाख 4.5 लाख का ही ये डिडक्शन ले सकता है ब्रांच। ठीक है, इसके रिगार्डिंग नीचे एक MCQ है, ये रहा। हाउ मच, 7th वाला, हाउ मच ऑफ द हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर कैन बी क्लेम बाय द इंडियन ब्रांच ऑफ ईगल लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। कितना, सिर्फ 4.5 लाख ही क्लेम कर सकता है। ठीक है, ये यहाँ तक एंड हो जाता है। ठीक है, अगला पैराग्राफ कहता है अ सर्वे अंडर 133A of the act was conducted in its branch premises in January 24 and unexplained investments of 1 crore were found। अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट्स कुछ 1 करोड़ के मिले हैं, यानी 60% का इसको टैक्स चार्ज लगेगा। असेसमेंट फॉर द assessment year 24-25 was completed by making addition of the entire unexplained expenditure of 1 crore। The assessee preferred an appeal before CIT who gave complete relief to the assessee। assessee ने CIT पे अपील किया इसके खिलाफ, और उसको अब ये जो अपील की ना वो assessee के फेवर में आ चुकी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नाउ इंटेंड टू फाइल एन अपील बिफोर ITAT ऑन 18 नवंबर 24। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि 1 करोड़ पे टैक्स चार्ज होना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, ITAT पे वापस अपील कर दिया, मतलब CIT के ऊपर लेवल ITAT पे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इस पे अपील कर सकती है। तो यहाँ पे अगर अपन 268 देखिए तो उसमें कंडीशन रहती है कि अगर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको मतलब अलग अलग मॉनिटरी लिमिट्स गिवन है। अब यहाँ पे अपने को कौन सी मॉनिटरी लिमिट देखनी पड़ेगी, ITAT वाली, कि अगर डिपार्टमेंट को ITAT पे जाना है तो क्या लिमिट रहती है, वो रहती है 60 लाख की। जो टैक्स का अमाउंट है वो 60 लाख से ज़्यादा है तो जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो अपील कर सकता है उस असेसी के खिलाफ। तो यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे कि किसकी बात हो रही, 1 करोड़ उसको मिला,
तो 100 लैक्स पे 60% प्लस 25% का सरचार्ज प्लस सेस लगेगा, तो टोटल अपना टैक्स निकल के आता है 78 लैक्स का, जो कि ज़्यादा है 60 लैक्स से। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आईटेट के खिलाफ, आईटेट में अपील कर सकता है एसएससी के खिलाफ। इसका रिगार्डिंग क्वेश्चन ये था, कैन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रिफर एन अपील बिफोर आईटेट in respect of the complete relief obtained by Eagle Limited from CIT appeals? Yes, as the tax effect is more than 60 lakhs. तो अपना सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, अगले पे चलता है। एनपी लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है और होली ऑन सब्सिडरी ईगल लिमिटेड की। ठीक है, याद रखना ये एनपी लिमिटेड जो है इंडियन कंपनी है। 60 लाख टू एबीसी आईएनसी ऑफ कंट्री एंड एस फी फॉर एफटीएस का इसने कुछ सर्विस ली होगी एबीसी आईएनसी से। उसने कौन सी टेक्निकल सर्विस ली है, जिसके लिए एनपी लिमिटेड ने उसको कितना पे किया, 60 लैक्स पे किया। द सर्विस वर रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉइज ऑफ द ब्रांच ऑफ एबीसी आईएनसी इन इंडिया। अब ये जो टेक्निकल सर्विस एनपी लिमिटेड ने ली है, ये किसने प्रोवाइड की है, एबीसी आईएनसी की किसी ब्रांच ने, जो कि इंडिया में ही सिचुएटेड है। यानी एबीसी आईएनसी के इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी है। तो अब अगर अपन यहाँ पे अपन को देखना पड़ेगा सेक्शन 44 डीए क्या कहता है कि अगर ये जो कुछ सर्विस है अगर किसी पीई ने दी है तो उसको अपन को इंडिया में ही चार्ज करना पड़ेगा एज अ पीजीबीबी इनकम उस पर्टिकुलर ब्रांच की। यानी अब ब्रांच एबीसी आईएनसी की इंडिया की जो ब्रांच है उसको ये जो 60 लाख है अपने पीजीबीबी में टैक्सेबल होगा। कितने, क्या रेट से, अब 60 लाख पीजीबी में चार्जेबल होगा 35% से। फॉरेन कंपनी है तो उसको अपना टैक्स रेट क्या 35% है, प्लस सरचार्ज आ जाएगा, तो अपना अमाउंट आ जाएगा 21.84 लाख। देयर इज नो डीटीए बिटवीन इंडिया एंड कंट्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में अपन को पूछा है कि टीडीएस कितने कटेगा। टीडीएस भी कटेगा तो 35% प्लस 4% के सेस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा अपन को। जब भी अपन टीडीएस काटेंगे तो भी अपन अपना अमाउंट 21.84 लाख ही आएगा। ये रहा क्वेश्चन अपना एमसीक्यू। हाउ मच टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द फीस और टेक्निकल सर्विस पेड टू एबीसी आईएनसी 21.84 लाख। ये ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। ठीक है, ये कहता है एनपी लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू सर्टेन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 23-24 एंड प्रीवियस ईयर 24-25 में कुछ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है। यानी इन दो प्रीवियस ईयर्स के लिए इसकी जो ड्यू डेट होगी रिटर्न बनने की वो क्या हो जाएगी, आरओआई की ड्यू डेट 30 नवंबर, हाँ 30 नवंबर हो जाएगी इसकी ड्यू डेट। एनपी लिमिटेड इन्वेस्टेड इन टीटीपीवी और कंट्री डब्ल्यू एंड रिसीव डिविडेंड ऑफ 600 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 24-25। ठीक है, इसको 600 लाख का को डिविडेंड मिला प्रीवियस ईयर 24-25 में। इट डिक्लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 300 लाख ऑन 10/11/24। ठीक है, एंड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 260 लाख ऑन 12 नवंबर 25 आफ्टर फाइनेंशियल ईयर इसने पे किया। ठीक है, अब इसने रिटर्न फाइल की 15/11/24 फॉर असेसमेंट 24-25 की एंड ऑन 30/11/25 फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 की। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन अपना ये रहा, हाउ मच डिविडेंड रिसीव बाय एनपी लिमिटेड वुड बी लायबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए अपन को देखना है। तो यहाँ पे मैंने टाइमलाइन बना रखी है। अब असेसमेंट ईयर 25-26 का प्रीवियस ईयर 24-25, अब 24-25 का जो प्रीवियस ईयर यहाँ पे है इसकी ड्यू डेट क्या है बनने की, 30 नवंबर 25 एज पर 139(1) के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इस प्रीवियस ईयर में इसको डिविडेंड मिला 600 लाख का, जिसमें से इसने 10/11/24 को 300 लाख डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है यानी इसी प्रीवियस ईयर के अंदर। और जो बचा हुआ 260 लाख रिमेनिंग बैलेंस में से 260 लाख जो है उसने 12 नवंबर 25 को पे किया। ऐसे अगर आप देखो तो ये ड्यू डेट से पहले इसने डिस्ट्रीब्यूट कर चुका है, तो आपको लगेगा कि इसको डिडक्शन मिल जाना चाहिए लेकिन 80M के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। 80M का अगर अपन प्रोविजन देखें, 80M का अगर अपन प्रोविजन देखें तो ये क्या कहता है कि जो भी इसकी ड्यू डेट रहती है आरओए बनने की, उसके 1 महीने के अंदर विद इन अ मंथ, सॉरी हाँ उसके 1 महीने पहले यानी 31 अक्टूबर तक जो भी डिविडेंड वो पे हो जाना चाहिए, तब भी 80M में उसका डिडक्शन मिलेगा। यानी अगर अपन 80M का कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए, 600 लाख का इसको टोटल डिविडेंड मिला, 300 लाख ये ऑलरेडी पे कर चुका था बिफोर ड्यू डेट 31 अक्टूबर। अभी अपन ऐसा ड्यू डेट कंसिडर कर रहे हैं 80M के लिए,
तो यानी इससे पहले 30 लाख का ऑलरेडी दे चुका था, यानी 300 लाख का ही डिडक्शन मिलना चाहिए और 260 लाख का नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये आफ्टर ड्यू डेट है 31 अक्टूबर के। लेकिन तो अपना यहाँ पे आंसर क्या बनना चाहिए, एक्चुअल में प्रोविजन को देखते हुए चले तो 300 लाख। लेकिन आईसीआई ने यहाँ पे आंसर में क्या दे रखा है अपन को, 40 लैक्स दे रखा है। इसने ये जो 260 है उसको भी कंसिडर कर रखा है, जो कि गलत है। आंसर अपना यहाँ पे 300 लाख आना चाहिए था। लेकिन अपन को आईसीआई का ही अगर एग्जाम में आए तो आईसीआई के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, जब तक आईसीआई कोई चेंजेस या कोरिंग अमेंडमेंट्स नहीं लाती इसके अंदर। ठीक है, वो बताते हैं 40 लाख कैसे आया, 600 माइनस 300 माइनस 260, तो ऐसे करके आ रहा है, जो कि 260 होना नहीं चाहिए। लेकिन ठीक है, अब मैंने तो आपको बता दिया कि एक्चुअल प्रोविजन में क्या है। अब आईसीआई का तो ठीक है, कैसे सिनेरियो 3 की बात करते हैं। द असेसमेंट ऑफ रिद्धि एसोसिएट, एक पार्टनरशिप फॉर्म फॉर द असेसमेंट 22-23 was made under section 143 on 20th March. The assessing officer made 2 addition to income of the assessee. Addition of 5 lakh under section 40A IA, ठीक है, वो डिसअलाउड किया होगा। एडिशन ऑफ 6,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट। ठीक है, दी असेसी ने क्या किया यहाँ पे, कंटेस्ट किया दी एडिशन ऑफ अकाउंट अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट अपील ड्यू टू द कमिश्नर अपील। इसने अपील किया इसके रिगार्डिंग नहीं, ये 6,50,000 के रिगार्डिंग, और अपील वॉज डिसाइडेड हुआ फेवर 20 अगेंस्ट द एसएससी, एसएससी के अगेंस्ट में हुआ। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक अपनी यूजफुल है। आप अपन नीचे देखते हैं इसके राइटिंग जो एमसीक्यू है 6 पॉइंट ये रहा। कैन रिद्धि एसोसिएट्स अप्लाई फॉर रेक्टिफिकेशन अंडर सेक्शन 154 और रिवीजन अंडर सेक्शन 264 विद रिस्पेक्ट टू एडिशनल 6.5 लाख ऑन अकाउंट ऑफ अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट। गाइस, आपने ये जो क्वेश्चन है इतना सा, आपको जब भी आपने डीटी का अपना क्वेश्चन बैंक किया होगा तो इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे। उसके अकॉर्डिंग आपने मोस्टली क्वेश्चंस में यही होता है कि 264 का तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो 154 है उसमें वो रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे ट्विस्ट है। क्वेश्चन जो अपना एमसीक्यू है ना, आपको अच्छे से पढ़ना रहेगा कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पे 6.5 लाख की बात हो रही है अकाउंट है अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट की फॉर असेंट एंटिटी। तो यहाँ पे 264 तो होगा ही नहीं, क्योंकि वही ऑलरेडी अपील में जा चुका है। और यहाँ पे फिर जब अगर अपन 154 की बात करें तो सेक्शन 154 क्या कहता है कि जो मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड है वो ही अपन 154 में उसका रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, या तो ओन मोशन या फिर डिपार्टमेंट लेके जाता है तो। लेकिन यहाँ पे अब ये उसके लिए तो है नहीं, मतलब रेक्टिफिकेशन मिस्टेक ऑन दी कोई छोटी मोटी मिस्टेक तो है नहीं, तो 264 में तो वैसे भी नहीं जा सकता। अब ये 154 में भी नहीं जा सकता, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको अगर एग्जाम में आए तो ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं देना है कि ठीक है ऐसा तो क्वेश्चन अपन ने देखे हुए किए हुए हैं 154 तो अलाउड रहता है। आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि एमसीक्यू क्या डिमांड करे, 6.5 लाख की बात कर रहा है 154 264 सेक्शन के लिए। तो इसका आंसर अपने क्या बनेगा, इट कैन नीदर अप्लाई फॉर डिवीजन फॉर द कमीशन अंडर सेक्शन 264 नॉर फॉर रेक्टिफिकेशन सेक्शन अंडर सेक्शन 154। तो अपना डी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, on 12th April, the assessing officer issued a notice under section 142(1) calling upon Riddhi Associates to file its return of income for assessment year 23-24. ठीक है, in response to the said notice, रिद्धि एसोसिएट ने क्या किया, एक रिटर्न ऑफ लॉस कंप्राइजिंग ऑफ बिजनेस और अनअब्जॉर्ब डिप्रेशन उसने भर दिया। तो अब दिक्कत क्या हो रही है, इसने अगर आपने सेक्शंस रिमेंबर हो तो 1391 में जब अपन रिटर्न भरते हैं तो चाहे बिजनेस लॉस हो या कोई सा भी लॉस हो अपन उसको भर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया या अनएब्जॉर्ब डिप्रेशन हो गया तो उस पर अपन उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बिजनेस लॉस से जो भी है। लेकिन अगर अपन ने रिटर्न नहीं भरी, फिर रिद्धि एसोसिएशन ने हुई कि रिटर्न नहीं भरी, उसको नोटिस है, उसके बाद वो रिटर्न भर रही है, तो आफ्टर ड्यू डेट अगर अपन रिटर्न भरते हैं तो उस पर बिजनेस लॉस का अपन को जो कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। हाउस प्रॉपर्टी लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन का मिल जाता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग नीचे एमसीक्यू क्या कहता है, ये रहा, वो डिड द एसोसिएट बी एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड द बिजनेस लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन फॉर द असेसमेंट 23-24। तो इसका आंसर अपने डी बनता है, क्यों, इट कैन कैरी फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रिशिएशन बट कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस। अगर इसको बिजनेस लॉस भी कैरी फॉरवर्ड करवाना था
तो इसको ड्यू डेट तक भर देनी चाहिए थी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम, जो कि इसने नहीं भरी। अब बुक तो क्या कर सकता है। ठीक है, आगे। रिद्धि एसोसिएट्स पेज इंटरेस्ट ऑन लोन 14% टू इट्स पार्टनर राहुल एंड राजेश। ठीक है, रिद्धि एसोसिएट पार्टनरशिप फर्म है जिसके दो पार्टनर राहुल और राजेश। बीइंग द डेट ऑफ लोन विच अमाउंट्स 8 लाख इन टोटल इन द प्रीवियस ईयर, द सेम वाज अप्रूव्ड बाय मॉडिफिकेशन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, राहुल एक नॉन रेसिडेंट है, राहुल नॉन रेसिडेंट, लेकिन वो वर्किंग पार्टनर है। वेयर एज राजेश, राजेश क्या रेसिडेंट है बट ही इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर। बोथ आर देन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस ऑफ दिस फर्म इक्वली। ठीक है, इसके रिगार्डिंग क्या है, ये रहा 12th MCQ है। इज टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट सोर्स बाय द फर्म ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू मिस्टर राहुल एंड मिस्टर राजेश। अब यहाँ पे टीडीएस से बात हो रही है कि ये जो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं अपन, किसका पेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, क्या इस पर टीडीएस करना चाहिए। तो अगर अपन मिस्टर राहुल की बात करें तो इस पे ये सिंस नॉन रेसिडेंट है तो इस पे 185 में टीडीएस तो डिडक्ट होगा, जो भी रेटिंग फोर्स है उस पर। अब अगर अपने मिस्टर राजेश की बात करें जो कि रेसिडेंट है, तो 194A क्या कहता है कि अगर जो फर्म है अगर इंटरेस्ट पे कर रही है किसी रेसिडेंट को, यहाँ पे अपने ऊपर ने देखा कि जो राजेश है वो वर्किंग पार्टनर नहीं है, लेकिन जो अपना 194A का सेक्शन है वहाँ पे वर्किंग या नॉन वर्किंग की बात ही नहीं की, ये सिर्फ फर्म का पार्टनर लिखा है। अगर रेसिडेंट है तो टीडीएस नहीं कटेगा, जो कि रेसिडेंट है तो इस पर टीडीएस नहीं कटेगा राजेश पे। तो अपना ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नो, नो टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ राजेश बट टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट टू राहुल। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा अच्छा है, देख लेना। मतलब ये जो पॉइंट आएगा, फर्दर रिद्धि एसोसिएट फर्निश्ड शेयर्स ने फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू इंस्टॉलमेंट्स पेड टू एन एनबीएफसीज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टूवर्ड्स लोन बोरो फ्रॉम द बिजनेस। एनबीएफसी से कुछ लोन लिया होगा, अब रिद्धि एसोसिएट उसको ऑब्वियसली लोन का इंस्टॉलमेंट पे कर रही होगी, तो इतना इसने कुछ जो कि मोड ऑफ पेमेंट भी किया, कैश अकाउंट पे चाहे भीम कैश कैश कैश। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है 216ST की कि रुको पहले एक बार एमसीक्यू आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहे। वुड एनी पेनल्टी बी लेबल इंस्टॉलमेंट्स रिसीव बाय एनबीएफसी, एनबीएफसी को जो अमाउंट रिसीव हो रहा है कैश में, क्या उस पर कोई पेनल्टी लगेगी। इफ यस व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी एंड हुम कैन इम्पोज सच पेनल्टी। यहाँ पे ये नया पॉइंट है, हुम सच इम्पोज, कि कौन इम्पोज कर सकता है। नया पॉइंट तो क्या मतलब अच्छा पॉइंट है, इसने 3 क्वेश्चन एक ही एमसीक्यू में 3 क्वेश्चन पूछ लिए। तो अगर अपन 216ST का देखें कि कैश ट्रांजेक्शन में कितना अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, तो अपने 216XT में क्या होता है कि एक इवेंट होना चाहिए, एक ट्रांजेक्शन होना चाहिए, या 1 डे का ऑप्शन रहता है। ठीक है, तो इस केस में अपने यहाँ पे बात हो रही है एनबीएफसी की, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन है कि अगर एनबीएफसी, देखो एनबीएफसी ने उसको लोन दिया, अब जो रिद्धि एसोसिएट वो क्या करे, लोन रिटर्न करिए, तो टेक्निकली एक सिंगल ट्रांजेक्शन का ही पार्ट होना चाहिए। तो इसको ऐसा एग्रीगेट देखना चाहिए कि जितने भी इसने कैश में दिया उन सबका एग्रीगेट करो। अगर वो 2 लाख से ऊपर जाता है, 2 लाख या उससे ऊपर जाता है, तो इस पर 100% की पेनल्टी लगेगी 271 सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ने क्या बोला है कि अगर बात आती है एनबीएफसी की, तो जो भी इंस्टॉलमेंट्स एनबीएफसी को कैश में मिल रहे हैं उसको ऐसा सिंगल ट्रांजेक्शन ही, मतलब एग्रीगेट नहीं करना, उसको ऐसा सेपरेट ट्रांजेक्शन ट्रीट करना है। ठीक है, अब ये 30th अप्रैल को इसको 1,20,000 आया कैश में, जो कि 2 लाख से कम है। तो यहाँ पे नीचे आप ये भीम को छोड़ के जितने भी देखो कि सारे 2 लाख से कम है, लेकिन जो 30th सितंबर है उस पर जो कैश है वो 3,50,000 है, जो कि 2 लाख से ज़्यादा है। तो यहाँ पे अपन ये पेनल्टी वाला 216ST वाला जो प्रोविजन अपन अट्रैक्ट होता है, और अपनी पेनल्टी लगेगी 100% अमाउंट, यानी 3,50,000 पे अपनी 100% पेनल्टी लगेगी। ठीक है, 3,50,000 अब यहाँ पे इधर भी है, बी में भी है और डी में भी है। तो यहाँ पे इसने और क्या पूछा हुआ है कि हु कैन इम्पोज सच पेनल्टी, इट कैन इम्पोज बाय जॉइंट कमिश्नर और इट कैन इम्पोज बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। अगर आपने 271DA का प्रोविजन पढ़ा होगा तो इसमें जो क्या बोलते हैं जो पेनल्टी है वो कौन लिवाई कर सकता है, जॉइंट कमिश्नर ही लिवाई कर सकता है। लेकिन अभी जो प्रोविजंस है वो चेंज हो चुके हैं, अब इनकम टैक्स अथॉरिटी भी पेनल्टी लगा सकती है। लेकिन एज पर Jan 26 अपन ये जो MTP सॉल्व कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन अपना राइट बनता है, क्योंकि उस टाइम तक सिर्फ जॉइंट कमिश्नर के पास ही
पावर था पेनल्टी इम्पोज करने का। 3,50,000 का अपन ने समझा, क्योंकि ये सिर्फ एनबीएफसी के केस है, अदर केस नहीं। सिर्फ एनबीएफसी अगर क्वेश्चन में आए 269 एसटी का हो तो आपको ये स्पेशल क्लैरिफिकेशन याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं। अब 13, 14, 15 अपने इंडिविजुअल क्वेश्चन है वो देखते हैं। वरदान फाउंडेशन का एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि रजिस्टर्ड 12AB में। मेन ऑब्जेक्ट क्या है? एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इसको 1.05 करोड़ ऐसा वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव हुआ। ट्रस्ट ने 55 लाख भी कुछ बोरो किया एचडीएफसी बैंक से लैंड परचेस करने के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जाकि जहाँ पे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कैरी आउट करे। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि अपन ने पढ़ा है कि अगर अपन लोन लेते हैं फिर उससे कुछ एप्लीकेशन करते हैं तो उसका एप्लीकेशन नहीं मानते, बल्कि जब लोन को अपन रीपे करते हैं तो उसका ऐसा एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं। तो द ट्रस्ट रीपेड प्रिंसिपल ऑफ 12 लाख टू एचडीएफसी बैंक। अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं कि जो 12 लाख है इसको एक बार ऐसा एप्लीकेशन ट्रीट करेंगे। ठीक है, 55 लाख को नहीं करेंगे। आगे कहता है आउट ऑफ इट्स करंट ईयर इनकम द ट्रस्ट ने क्या किया? डोनेट किया 16 लाख एज ए कॉर्पस डोनेशन। ये गलती कर दी। अगर ये ट्रस्ट जो है किसी दूसरी ट्रस्ट को डोनेट करती है तो सिर्फ 50% का ही अपन सॉरी 85% का अपन उसका डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट जो है वो कॉर्पस डोनेशन देती है तो किसी अनदर ट्रस्ट को कॉर्पस डोनेशन, तो वो 100% डिसअलाउड हो जाता है। यानी उसको अपन ऐसे एप्लीकेशन ट्रीट नहीं कर सकते। जो 16 लाख है उसकी एप्लीकेशन ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, अजूम दैट द ट्रस्ट हैज फुलफिल, बाकी उसने सारी कंडीशन 12 की एबी की फुलफिल कर चुके हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल अमाउंट एप्लीकेशन ऑन द ट्रस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर एक्सक्लूडिंग अनकंडीशनल एक्यूमुलेशन ऑफ 15%। ठीक है, व्हाट वुड बी द एप्लीकेशन ऑफ इनकम? अब यहाँ पे अपन ने दो ही एप्लीकेशन देखी, 12 और 16, जिसमें से 16 लाख तो एप्लीकेबल है ही नहीं, तो बचा कौन सा? 12 लाख। तो यहाँ पे अपना 12 लाख आंसर डी ऑप्शन अपना करेक्ट राइट हो जाता है। ठीक है, अपन 14th क्वेश्चन पे आते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिडक्शन एग्जम्पशन सेट ऑफ लॉस आर नॉट अलाउेबल while computing income under respect of head of income and total income of an individual as per section 115 बाक। यानी 115 बीएससी का जब अपन देखते हैं तो कौन कौन से एग्जाम्पशन रिडक्शन होते हैं जो कि अलाउेबल नहीं होते। ठीक है, क्या क्या गिवन है? रिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑफ हाउसिंग लोन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ये अलाउड नहीं मिलता, मतलब ये नहीं मिलता, नॉट अलाउेबल नहीं मिलता। ठीक है, अभी मैंने क्रॉस कराया, समझ जाना। डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन रिस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी पे जो इंटरेस्ट का हाउसिंग लोन देता है, ठीक है, इसका डिडक्शन अपन ले सकते हैं। एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, हाँ इसका भी एग्जम्पशन डिडक्शन मिल जाता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ माइनर चाइल्ड इनकम इंक्लूड इन द इनकम ऑफ पेरेंट, इसका डिडक्शन नहीं मिलता। सेट ऑफ लॉस अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड, तो इसका भी नहीं मिलता। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर 16IA, इसका मिलता है, इसका डिडक्शन मिलता है, बल्कि 115 बाक में तो ज़्यादा भी है नॉर्मल उससे। तो अपन ने कौन कौन से देखे? ए फर्स्ट, थर्ड और फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ, तो अपना सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन देखने क्या कहता है? मिस्टर आर मैनेजिंग डायरेक्टर है किसका? रिवरी है एलोइस का, और उसमें वो होल्ड करता है 75% ऑफ द शेयर कैपिटल। पेड़ा शेयर कैपिटल यानी 75% वो क्या करता है? वोटिंग पावर भी होल्ड करता है। ये बैलेंस जनरल रिजर्व 31 मार्च 25 का कितना गिवन है? 8 लाख का जनरल रिजर्व गिवन है। ठीक है, दी कंपनी ने एडवांस किया इंटरेस्ट फ्री लोन 9.5 लाख का अपने सुपरवाइजर को, जिसकी सैलरी 16,000 है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली क्या हुआ? जो सुपरवाइजर है उसने क्या किया? ये सेम अमाउंट ऑफ लोन किसको दे दिया? मिस्टर आर को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। डिटरमाइन द अमाउंट दैट वुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 222E ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब अपने डीम्ड डिविडेंड जो 222E में कैसे डिटरमाइन होता है? तो क्लोजली हेल्ड कंपनी है अगर किसी की को लोन देती है, किसको, मतलब या तो जो शेयर होल्डर है वो होल्ड करता है 10% और मोर वोटिंग पावर, या फिर उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में। अगर ऐसे किसी शेयर होल्डर को लोन देती है तो उसको डीम्ड डिविडेंड कंसिडर किया जाएगा अंडर सेक्शन 222E में। लेकिन यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंपनी ने लोन किसको दिया है? एक सुपरवाइजर को दिया है, जो कि कुछ इन दोनों कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन बाद में अपना प्रोविजन ये भी कहता है कि अगर इनडायरेक्टली इन दोनों में से ये जो अपनी दो कैटेगरी है, ए और बी, इन दो कैटेगरीज में अगर किसी शेयर होल्डर को इनडायरेक्टली ये लोन मिल जाता है
जो कि अपने केस में हो रहा है कि जो सुपरवाइजर ने क्या किया, मिस्टर आर को लोन दिया है, तो इस केस में अपन ये ही ट्रीट करेंगे कि मिस्टर आर ने ही लोन लिया है कंपनी से, तो इसको 222 ई में डिविडेंड कंसिडर क्या कर लिया जाएगा 9.5 लाख को। और यहाँ पे बात आती है कि अ, ये अपना लिमिटेड रहता है, जो भी कंपनी का प्रॉफिट है या फिर जो जनरल रिजर्व है उस अमाउंट तक। यहाँ पे लोन कितने का दिया, 9.5 लाख का, जो कि लिमिटेड है अप टू जनरल रिजर्व ऑफ द कंपनी का, विच एवरेज लोअर जो रहता है वो उसको अपन डिविडेंड कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व कितना गिवन है, 8 लाख का गिवन है, तो विच एवरेज लोअर 8 लाख, तो 8 लाख अपना बी, इसको अपन डीम डिविडेंड कंसिडर कर लेंगे, इनकम टैक्स ठीक है। तो ये था सारे एमसीक्यूज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा टोटल इनकम का ही आता है। जब भी आए टोटल इनकम के लास्ट में ये पॉइंट देख लेना का, जहाँ पे भी रिटर्न हो फर्स्ट में या लास्ट में, कि कौन सा अपन जो रिजाइन में ऑप्ट कर रहे हैं। टोटल इनकम ऑफ द भगवती प्राइवेट एज पर 115 बा के अकॉर्डिंग अपन को देखना है फॉर द असिस्टेंट ईयर, यानी ऊपर जो भी एडजस्टमेंट आएंगे अपन 115 को दिमाग में रख के अपन एडजस्टमेंट सोचेंगे। ठीक है, द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भगवती डोमेस्टिक कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, नेट प्रॉफिट कितना है, 1 करोड़ 7 लाख फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड। ठीक है, डेबिट क्रेडिट आइटम नीचे गिवन है। क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना है, सबसे पहले रेंट रिसीव फ्रॉम वीकेंड लैंड आया है। अब वीकेंड लैंड है तो ये जाएगा आईफोस के अंदर, रेंट मतलब हाउस में मत डाल देना, वीकेंड लैंड जो होता है वो आईफोस में अपन उसको चार्ज करते हैं। तो पीजीबीपी का तो है नहीं, तो इसको लेस करेंगे। रेंट रिसीव फ्रॉम अ कमर्शियल प्रॉपर्टी ओन बाय द कंपनी, ठीक है, इसको हाउस प्रॉपर्टी से सॉरी हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज करेंगे, और वहाँ पे 30% का डिडक्शन ले लेंगे हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, और पीजीबीपी से लेस कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव और इनकम टैक्स रिफंड, ये आईफोस का है तो इसको पीजीबीपी से लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लॉट, ये कैपिटल गेन का अपना क्वेश्चन आएगा तो पीजीबीपी से वापस लेस कर देंगे। डिविडेंड फ्रॉम AMINC कनाडा अ होली और सब्सिडरी ऑफ एवरी 6 लाख का डिविडेंड मिला, ये आईफोस में चार्जेबल होता है, पीजीबी से लेस कर देंगे। तो टेक्निकली ये सारे अपन को लेस करना है और इन सब में ऐड करना है जो जहाँ पे भी इनके एडजस्टमेंट्स है। ठीक है, ये फॉलोइंग आइटम्स पर पावर ने डेबिट कर रखे हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज, जो भी डेप्रिसिएशन होता है एक बार तो ऐड करते हैं, और जो एज पर इनकम टैक्स होता है उसको लेस करते हैं, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन रहता है। ठीक है, इसको तो ऐड कर देंगे 1,86,000 को। 85,000 का डोनेशन स्वच्छ भारत कोष में, ये पीजीपी का एक्सपेंस है नहीं, ऐड करेंगे। अब डोनेशन है तो 80G की बात आएगी, लेकिन अपन यहाँ पे क्या है 115BA आउट कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग अपन को निकालना है, तो 80G इस कंपनी को नहीं मिलेगा। फिर आता है एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन तो पेंशन स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज 1,90,000 का। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम का रहता है, तो नीचे कहीं ना, अगर यहाँ पे पेंशन स्कीम की बात हो रही है, नीचे कहीं ना कहीं इनको कितना सैलरी देते हैं एम्प्लॉयज़ को वो भी गिवन होगा। तो एक बार अपन डायरेक्ट नीचे जाते हैं, ये रहा। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखना रहेगा कहाँ पे गिवन है, दी यहाँ पे 6 पॉइंट पे गिवन है, दी एलिजिबल सैलरी एंड DA फॉर दी पेंशन स्कीम रेफर्ड टू अंडर सेक्शन 80 इस 10 लाख। अब 10 लाख है, अब इसका अपन को कितना एलिजिबल, 14% एलिजिबल रहता है, तो 1.4 लाख का, यानी इसको डिडक्शन मिलेगा। 80 115 में अलाउड रहता है। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी 190 की, लेकिन अपन को कितना मिलेगा 1.4 लाख का ही, यानी 50,000 डिसअलाउड है, तो सिर्फ 50,000 ही अपन ऐड बैक करेंगे। ठीक है, बोनस टू एम्प्लॉय 448 दिया है, हाउ पेमेंट वॉज मेड ऑन 18 दिसंबर 2025। अब इसकी जो भी ड्यू डेट है वो आप मतलब 18 दिसंबर, देखो अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में होगा तो भी 30 नवंबर लास्ट है, इसने पेमेंट किया दिसंबर में, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, ऐड बैक करेंगे बोनस को। प्रोविजन बना इनकम टैक्स का, ये भी अलाउड नहीं रहता, ऐड बैक करेंगे। ठीक है, भले इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी अलाउड नहीं रहता, ऐड बैक ही करेंगे इस पूरे को। कॉन्ट्रीब्यूशन है 1 लाख का, यूनिवर्सिटी अप्रूव है नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35(1) में। कॉन्ट्रीब्यूशन जनरली मिलता है, लेकिन सिंस अपन 115 ऑप्ट कर रखें तो इसमें इसका रिडक्शन नहीं मिलता, ऐड बैक करेंगे। इंटरेस्ट ऑन 1,50,000 ऑन लोन बोर्ड फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इन AMAINC कनाडा, यानी ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो अपने 6 लाख की डिविडेंड इनकम कमाई है, जो कि अपने IFRS में चार्जेबल किया है, उसमें अपने 1,50,000 का तो इंटरेस्ट पे किया। तो अगर आपको याद हो तो डिविडेंड की इनकम पे आईफोस के अंदर अपन ने पढ़ा था चैप्टर में
जो 6 लाख की इनकम है, या तो मतलब जितनी भी डिविडेंड की इनकम हुई उसका 20%, या फिर एक्चुअल इंटरेस्ट चार्ज एक्सपेंस जो अपना लगा, विच एवर इज लोअर का अपन को डिडक्शन मिल जाएगा। 1.2 लाख 6 का 20%, और 1.5 एक्चुअल विच एवर इज लोअर 1.2 लाख। तो 1.2 लाख का जब अपन इसको आईफोस में चार्ज करेंगे, 1.2 लाख का वहाँ से डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। 18 लाख डेप्रिशिएशन एज पर इनकम टैक्स, 18 लाख इसको लेस कर देंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हाउएवर व्हाइल कैलकुलेटिंग सच डेप्रिशिएशन, रेट एप्लीकेबल टू कंप्यूटर्स हैज़ बीन अडॉप्टेड। मतलब ये क्या कह रहा है कि ये जो एसेसरीज प्रिंटर स्कैनर है और जो ईपेक्स है, इसने जो रेट एप्लीकेबल रहती है कंप्यूटर्स के लिए, जो कि रहती है 40%, वो इसने इन दोनों कंपोनेंट के लिए चार्ज कर दिया है। अगर आपको याद हो, जो इपेक्स होता है उस पर 40% नहीं, सिर्फ 50% ही लगता है। यानी जो 25% होगा अपन को डिसअलाउड करना रहेगा इस 18 लाख में से, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड है। अब प्रिंटर ने स्कैनर है, इस पर 40% लगाया, ठीक है, कंप्यूटर्स का ही कंपोनेंट है तो 40% इस पर ठीक है, राइट है। अब जो ईपैक्स है इस पर से लगता है 15%, 25% अपन को डिसअलाउड करना पड़ेगा, यानी 1.25 लाख। तो 1.25 लाख अपन ऐड कर देंगे। सेकंड, additional information of plant and machinery purchase for 34 lakh on 18 November has not been considered while calculating depreciation as per income tax। ठीक है, 115 अपन ने ऑप्ट करा है, एडिशनल डेप्रिसिएशन तो वैसे भी नहीं मिलता 115 में, तो इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे। थर्ड, प्रोविजन फॉर ऑडिट फीस 1 लाख, बुक ईयर एंड 31, पिछले साल इसने मेड किया था विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, यानी 1 लाख का इसने प्रोविजन बनाया किसका, ऑडिट फी का, और पिछले साल ने TDS नहीं डिडक्ट किया, तो यानी पिछले साल 30% डिसअलाउड हो गया होगा, जो कि इसने सच फी वॉज पे टू ऑडिट अक्टूबर 24, यानी इस साल उसने पे किया अक्टूबर 24 में। पिछले साल तो देखो 30% डिसअलाउड हो गया, TDS नहीं काटा, इस बार इसने TDS पे कर दिया, तो इस साल इसको जो 30% पिछले साल डिसअलाउड हुआ होगा, और इस साल 30% इसको अलाउड हो जाएगा, यानी 1 लाख का 30%, 30,000 अलाउड हो गया ऐसा रिडक्शन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, कंपनी ने एक प्रोविजन बनाया आउटस्टैंडिंग बिल का 90,000 का, रॉ मटेरियल परचेज किया हो उसके लिए। आउट ऑफ सच आउटस्टैंडिंग अमाउंट द कंपनी ने सिर्फ 45,000 भी, सॉरी, आफ्टर 90,000 45,000 कंपनी ने इन कैश पेमेंट किया, यानी 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट डिसअलाउड होता है 40A 3A में, तो 45,000 अपन डिसअलाउड कर दिया, यानी एडबैक कर दिया। फिफ्थ क्या कहता है, प्लॉट अपन ने सोल्ड किया था 58 लाख का, जो एक्वायर किया था पर कंपनी ने जनवरी 23 में, खरीदा 23 में, बेचा 25 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 50,000 का, तो ये LTCG, तो इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ट्रीट करेंगे 8 लाख का। 8 लाख देखो, ये जो गेन है ना, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन के थ्रू पता चला है कि ये जो कैपिटल गेन है ये कौन सा है, LDCG है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली अपन टैक्स का रेट लगाएंगे इस पर। ठीक है, 6 द एलिजिबल सैलरी, ये ठीक है, तो ऊपर डिस्कस कर लिए। 7 द कंपनी ने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड कितना, 5,20,000 का इंटरिम डिविडेंड ट्रीट किया है। अब टेक्निकली देखा जाए, सॉरी 5,20,000 का इसने इंटरिम डिविडेंड दिया है, इसको पहले डिविडेंड मिला, अब यहाँ पे ATM अट्रैक्ट होगा, ATM, और 115 में ATM भी अलाउड रहता है ऐसा रिडक्शन लेना। ठीक है, तो 6 लाख अपने पास टोटल था, डिविडेंड रिसीव हुआ, 1,20,000 अपना इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लिया अपन ने। अब बचा 480 लाख। अब 4,80,000 में अपन 5,20,000 का डिडक्शन तो दे नहीं सकते, तो मैक्सिमम डिडक्शन अपन को कितना मिलेगा इस केस में, 480 का ही मिलेगा। इसको अपन लेस कर देंगे अपनी जो भी कैलकुलेशंस में। ठीक है, ये अपन ने पूरा एडजस्टमेंट डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद चाहो तो आप आंसर शीट से एक बार टोटल इनकम का जो टेबल है वो देख सकते हो, वरना ये सारी एडजस्टमेंट है, अपन ने सारी एडजस्टमेंट इस पर डिस्कस कर ली है। अब टोटल इनकम का क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने आते ही होंगे, तो वो सब इस वीडियो में अपन कवर करके टाइम एक्सटेंड नहीं करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। डोमेस्टिक कंपनी है, इसने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस दिया है। ठीक है, ये एक बार इसका लास्ट में देख लेते क्या लिखा हुआ है। कंप्यूट मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स अंडर सेक्शन 115 JB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, अज्यूमिंग दैट टॉरस इंडस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द इंड AS। ठीक है, यानी अपन को मैट निकालना। अब मैट का प्रोविजन जब भी अपन चार्ज करते हैं 50% लगाते हैं, किस पे लगाते हैं, बुक प्रॉफिट पे। तो अभी पहले अपन को बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसने अर्न किया प्रॉफिट ऑफ 26 लैक्स, तो बुक प्रॉफिट में सबसे पहले नेट प्रॉफिट आ जाएगा कितना, अपने बीपी में NP अपना कितना आ जाएगा 26 लाख का। उसके बाद नीचे का अपन एडजस्टमेंट देखते जाते हैं। प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी एड बैक करना पड़ेगा बुक प्रॉफिट में।
डाउटफुल डेट ऐड करना पड़ेगा, ये सारे डेबिटेड है इसलिए अपन एड बैक करें। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एड बैक करेंगे। प्रोविजन ऑफ ग्रेजुएट बेस्ड ऑन एक्चुअल वैल्यूएशन, ये अनएसेट एसेटन या एसेटल लाइबिलिटी है, तो इसका अपन को कुछ नहीं करना रहता, इग्नोर ही करेंगे। तो अगर एक्चुअल वैल्यूएशन लिखा हुआ नहीं रहता तो अपन इसको एड बैक करते, लेकिन ठीक है अब इसको इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे। डेप्रिसिएशन को एड बैक करेंगे। इंटरेस्ट कौन जो भी डेप्रिसिएशन अभी तो एड बैक करेंगे। नीचे अगर एडिशनल पॉइंट्स में अपन को गिवन रहा कि इस 5,20,000 में से कोई रिवैल्यूड असेट का, तो इसको इग्नोर करके रिमेनिंग का ही अपन को डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है, तो इसलिए ए बार के इसको एड बैक करेंगे। इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अनपेड बिफोर वाले, ये इसका फर्क नहीं पड़ता, ये इग्नोर करेंगे, कुछ नहीं करना। पेनल्टी कुछ कोई सी पेनल्टी को इग्नोर करना रहता है, ठीक है। अब ये फॉलोइंग आइटम क्रेडिट का रखा है, ये प्रॉफिट में यूनिट एस्टिमेट स्पेशल ऐसी जेट, कुछ नहीं करना, इग्नोर करना है, इसके रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट नहीं है बुक प्रॉफिट में, बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करने में। शेयर इन इनकम ऑफ एओपी एज अ मेंबर, एओपी एज अ मेंबर, एओपी येरा, एओपी के लिए नीचे पॉइंट गिवन है। दी ओपी ऑफ विच द कंपनी इज अ मेंबर हैज पेड टैक्स एट एमएमआर, एमएमआर पे उसने टैक्स रेट पे किया एओपी में। अगर क्या कहता है जो एओपी है या जो कंपनी अगर एमएमआर पे कर देती है, तो जो सामने वाली पार्टी होती है उसको ये चीज़ क्या बोलते हैं, अगर जो कंपनी है उसने एमएमआर रेट पे कर दिया, तो अगर कंपनी ने पे कर दिया ऑलरेडी एमएमआर रेट पे, तो जो सामने जिस पार्टी मेंबर है उसके हाथ में ये चीज़ एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो अब शेयर इन इनकम एज अ मेंबर, तो इसको इसलिए इस वजह से अपन को लेस करें, क्योंकि ये टैक्स पे तो लगेगा नहीं, तो एमिटी में भी नहीं आएगा, इसलिए लेस कर देंगे। इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, इसको इग्नोर करेंगे, यूटीआई का कुछ पॉइंट्स नहीं कर लेस करेंगे। प्रोविजनल इनकम टैक्स इन 70,000, ठीक है, इनकम भले ही ठीक है उसमें 70,000 इंक्लूड है, कुछ नहीं, इग्नोर करेंगे। सॉरी, हाँ इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे क्योंकि 70,000 ऑलरेडी ऊपर प्रोविजन में इंक्लूड था और उसको अपन लेस एड बैक कर चुके हैं, तो उसको अलग से वापस एड बैक नहीं करेंगे, इस पॉइंट को इग्नोर करेंगे। इंक्लूड्स 3 लाख ऑन अकाउंट रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स, ऊपर जो 5,20,000 का डेप्रिसिएशन है, इसमें 3 लाख जो है ये रिवैल्यूएशन का है, तो इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। 520 माइनस 3 कितना, 2,20,000 का ही अपन लेस कर सकते हैं ऐसा डेप्रिसिएशन। एज पर इनकम टैक्स रूल तो चलता ही नहीं है इसमें, तो इसको इग्नोर करेंगे। बॉट फॉर लॉस 14 लाख है, अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन 5 लाख, इसमें अच्छा सॉरी, बॉट फॉर लॉस 14 लाख है, जिसमें अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन 5 लाख है, यानी 5 लाख अनएब्जॉर्ब और 9 लाख का अपना बॉट फॉर लॉस आ चुका है, तो विच एवर इज लोअर उतने का डिडक्शन मिलेगा, यानी 5 लाख का ही डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, सारे पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए, ये था। इसके बाद जो भी अपना आंसर आएगा 50% अपन मेड लगा देंगे, 4% सेस, तो जो भी आएगा अपनी मेड की लाइबिलिटी बन जाएगी। इसकी टेबल आप अपने आंसर शीट से देख सकते हो, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। इसका बी पॉइंट क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अरविंद एज 72 ईयर्स फॉर असेसमेंट 25-26 आफ्टर ग्रांटिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 91। अभी अपन फोकस करते हैं 72 ईयर्स पे, तो एक बार देख लेते हैं कि नीचे कौन सा टैक्स रिजाइन वो ऑप्ट कर रहा है। मिस्टर अरविंद पेइंग टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 115 115 में भले 72 ईयर्स से इसका कुछ फर्क नहीं है, स्लैब रेट तो सबकी वही लगेगी, ठीक है। आफ्टर ग्रांटिंग रिलीफ अंडर सेक्शन 91, ठीक है, तो है ही बेस में इनकम वन वेरियस सोर्स से नीचे की गिवन, ठीक है। इंडिया से इसको कितने की इनकम है, सबसे पहले पेंशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट 4,10,000 की, ये अपना इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट बनेगा, जिसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करके 3.35 लाख अपना ऐसा टोटल इनकम का पार्ट बनेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उसको सेल ऑफ लैंड पे, ये नॉर्मल, ठीक है। ये प्लॉट इसने सेल किया तो 111, ये 111 वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, नॉर्मल स्लैब रेट के थ्रू इस पर अपन टैक्स चार्ज करेंगे, ठीक है। डिपॉजिट इसने किया पीपीएफ अकाउंट में, अब 115 बात में डिपॉजिट के एटीसी का डिडक्शन नहीं मिलता। स्पेकुलेटिव इनकम हुई, ठीक है, पीजीपीपी में इनकम अपन ऐड बैक कर देंगे। अब कंट्री एक्स की बात हो रही है, इसके नीचे कंट्री एक्स और कंट्री वाई के लिए क्या लिखा है, दिस नो एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 फॉर द रिलीफ और अवेयरनेस ऑफ डबल टैक्सेशन बिटवीन इंडिया एंड कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। कंट्री एक्स और कंट्री वाई दोनों के लिए DTAA नहीं है, दोनों पे सेक्शन 91 लगेगा, ठीक है। इसको एग्रीकल्चर इनकम हो 1 लाख का, ये अपना एफएस में टैक्सेबल होगा। डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंट्री एक्स एग्जाम्ड इन कंट्री एक्स है, ये जो डिविडेंड की इनकम ये अपने आईफोस में चार्जेबल है 70,000। अब सिंस ये एग्जाम्ड है उस कंट्री में, तो सेक्शन 91 क्या कहता है कि दोनों तरफ टैक्स चार्ज होना चाहिए। अगर एक कंट्री में एग्जाम्ड है
यानी इस पे सेक्शन 91 का कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। इस चीज़ को आप भूलना मत, अगर क्वेश्चन में लिखा कि एग्जाम है इस पे सेक्शन 91 का डिडक्शन नहीं लेना। कंट्री वाई के लिए क्या बोल रहे हैं, बिजनेस लॉस हुआ इसको नॉट एलिजिबल फॉर सेटअप ऑफ अगेंस्ट अदर इनकम कंट्री, यानी कंट्री वाई में बिजनेस लॉस का कोई डिडक्शन नहीं है। ठीक है, इंडिया में तो अपन बिजनेस लॉस का देते हैं, तो यहाँ पे जो स्पेकुलेटिव इनकम हुई है यहाँ पे उसमें अपन 1,20,000 का डिडक्शन माइनस कर लेंगे इसको। ग्रॉस रेंटल इनकम हुआ है प्रॉपर्टी का 3,40,000। ठीक है, म्यूनसिपल टैक्स ने पे किया 25,000 का, नॉट अलाउड इन, वहाँ पे नहीं होता क्या, अपने यहाँ तो रिडक्शन देते हैं, तो कैलकुलेट करते हैं 3,40,000। 25,000 का अपने म्यूनसिपल टैक्स दिया, 30% के डिडक्शन के बाद अपना बैलेंस आता है 220,500। तो इतना अपन हाउस प्रॉपर्टी में चार्ज कर लेंगे। अभी क्या कहता है, कंट्री एक्स की रेट है 10%, टैक्स रेट भी गिवन है, कंट्री वाई की 5% ऊपर टैक्स रेट गिवन है। अब आगे का आंसर शीट से एक बार आपको मैच करवा देता हूँ आगे का क्या स्टेप रहता है। ठीक है, ये आंसर भी क्या कहता है, ये देखो स्टेट गवर्नमेंट 4,10,000 75,000 का डिडक्शन लिया, फिर ये अपने हाउस प्रॉपर्टी वाले कैलकुलेशन हो गई, ठीक है, ये अपनी पीजीपी वाली कैलकुलेशन हो गई, ये आईफोस 1,00,000 एग्रीकल्चर इनकम और 70,000 डिविडेंड, तो टोटल ये वाला हो गया। डिविडेंड को अपन को उसमें कंसिडर नहीं करना सेक्शन 81 में, ये अपना इनकम आ गई, इस पर टैक्स रेट कैलकुलेट किया 4,892। अब ठीक है, अब यहाँ पे अपन को निकालना है कि कितना डिडक्शन मिलेगा 91 में। देखो ये रहा, यहाँ पे अपना एवरेज टैक्स कितना है रिबेट सेक्शन 91 के लिए 5.042, कंट्री एक्स में कितना है 10% है, तो विच एवर इज बेनिफिशियल 5.042। तो अब यहाँ पे 70,000 कंसिडर नहीं करना, 1,00,000 ही कंसिडर करना है, तो 1,00,000 पे 5,042 का एक तो ये रिडक्शन मिलेगा सेक्शन 91 में। कंट्री वाई की बात करें, कहाँ पे 220, तो हाउस प्रॉपर्टी का नेट इनकम आया 1,20,000 का, बिजनेस लॉस 100 500 पे 5.042 और 5% भी चाहिए स्लो 5%, तो 5% के हिसाब से 5,025 का इसका अपन को सेक्शन 91 में डिडक्शन मिलेगा कंट्री वाई के लिए, टोटल 10,067, जो कि अपन ने यहाँ पर डिडक्शन ले लिया। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते क्या कहता है, लोटस वेलफेयर फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट ट्रस्ट का क्वेश्चन है, रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AB, वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और 650 लाख इनकम डिराइव हुई है उसकी। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर ट्रस्ट ने डिसाइड किया पे एन अमाउंट ऑफ 80 लाख टू अनदर रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज ऑल्सो रजिस्टर अंडर 12AB। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग नीचे कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट्स गिवन है, विद द डायरेक्शन दैट द अमाउंट शैल बी यूज फॉर जनरल चैरिटेबल पर्पस एंड नॉट एज अ कॉर्पस। तो इसके लिए कितना डिडक्शन मिलेगा, अगर अपन किसी दूसरी चैरिटेबल ट्रस्ट को डोनेशन दे रहे हैं तो अपन को कितना डिडक्शन मिलेगा, सिर्फ 85% का ही अपन डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर अपन सामने जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ दे रहे हैं कि इस डोनेशन को तो ऐसा कॉर्पस डोनेशन ट्रीट करना, तो उस केस में अपन को कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता, ना ही 85% 50 कुछ भी नहीं मिलता, अपने लिए वो एप्लीकेशन है ही नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन आस्क कर रहा है। ठीक है, ये एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, ऑल्सो एग्जामिन द कंडीशन दैट हार्मनी एजुकेशन ट्रस्ट मस्ट सेटिस्फाई फॉर नॉट इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम लोटस वेलफेयर फाउंडेशन गिवन विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू फॉर्म पार्ट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट इन दिस टोटल इनकम। देखो अभी अपन बात कर रहे थे लोटस वेलफेयर फाउंडेशन की, अब अपन बात करेंगे हार्मनी एजुकेशन ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका एसएससी लेके। तो ये कह रहा है कि इसको ये जो कॉर्पस का पार्ट मिला है इस क्या इसके लिए कितना, इसके लिए भी 85% टैक्सेबल रहेगा, क्या रहेगा मतलब टैक्सेबल का डिडक्शन मिलेगा। तो इस केस में ये 100% एग्जाम होगा, जो भी इसको 80 लाख मिलेगा इसके लिए ऐसा कॉर्पोरेट डोनेशन एग्जाम रहेगा, टैक्सेबल नहीं होगा, प्रोवाइडेड ये जो सेक्शन 11.5 का जो सेफ मोड है उसके अकॉर्डिंग कॉर्पस डोनेशन को सेव करता है। तो ये था अपना क्वेश्चन 3 है, छोटा सा था, आपको ये 3 एक्सप्लेन करके आनी है इस क्वेश्चन के अंदर। बी पार्ट में कहते हैं एस डी फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट का ही क्वेश्चन है। सेक्शन 12 भी एंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग ओल्ड एज होम्स टू सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये टोटल रिसीट ऑफ द ट्रस्ट कितना है 145 लाख का है। द रिसीट ऑफ 140 लाख जो मिला है ये इंक्लूड करता है वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव फ्रॉम मिस्टर करण, और एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है अमाउंटिंग टू 70,000, यानी मिस्टर करण ने इस ट्रस्ट को 70,000 का डोनेशन दिया है, यानी ये अब ये डोनेशन जो 50,000 से ज़्यादा का डोनेशन है। तो अब जो मिस्टर करण है वो एक स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ चुका है एसडीबी फाउंडेशन के लिए। ठीक है, आगे क्या कहता है, ड्यूरिंग FY 24-25 आउट ऑफ द टोटल रिसीट्स
The trust gave an unsecured loan of 5 lakh to Mr. Karan at an interest rate of 12%. The scheduled bank charge interest at the rate of 11.5% charge करती है for a similar kind of loan. The trust has always supplied 85% of the total fees के implication discuss करना in the end of the trust as per the provision of the act. ठीक है, तो बेसिकली अपन को आपका फोकस इस पे जाएगा जनरली, जो स्टूडेंट्स है एस्पिरेंट्स है उसका फोकस इस पे आता है कि जो शेड्यूल बैंक है वो कितना लोन दे रही है 11.5% का, वहीं पे जो ट्रस्ट है वो कितने का दे रही है 12%। तो देखा जाए तो मार्केट रेट से ज़्यादा का दे रही है, तो इसको ही अलाउड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, अनसिक्योर्ड लोन। अपने जब भी ट्रस्ट पे ये किसी अपने स्पेसिफाइड पर्सन को लोन देती है तो अपन दो कंडीशन चेक करते हैं, एक क्या वो उसने कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड किया इसके लिए, और दूसरा क्या वो मार्केट रेट इंटरेस्ट से कम तो नहीं दे रही वो लोन। इस केस में मार्केट इंटरेस्ट जैसे तो ज़्यादा है लेकिन इसने कोई सिक्योरिटी नहीं दी, अनसिक्योर्ड लोन है, तो इस वजह से ये जो अपना 5 लाख का अमाउंट है ये बन जाता है एक स्पेसिफाइड पर्सन को दिया हुआ एक रिलेटिव, मतलब जो अपने रिलेटिव को अमाउंट देते हैं उसको वैसा कंसिडर करके। अब ये जो अमाउंट है इसको अपन किस में चार्ज करेंगे, 115 BVI में ये टैक्सेबल हो जाएगा फ्लैट 30% से, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा इस पर, फ्लैट 30% से अपना ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एक तो ये आ गया कि ये टैक्सेबल तो होगा 30% से। दूसरी चीज़, ये 271 AAE में 100% की पेनल्टी भी इस पर लगा सकता है, ये लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ठीक है, क्या और कुछ पूछा जाएगा, डिस्कस द इम्प्लीकेशन। ठीक है, ये इम्प्लीकेशन है, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि सिंस अनसिक्योर्ड लोन है 115 BVI में 30% पे टैक्सेबल होगा और 100% की इस पर पेनल्टी लगेगी। और ये स्पेसिफाइड पर्सन क्यों बना, क्योंकि 50,000 से ज़्यादा का था। ठीक है, इतना से एक्सप्लेन करना था इस पर। थर्ड का सी पॉइंट क्या कहता है, डिस्कस करता है। कंप्यूट द टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी है किसकी, विंटर टेक्नोलॉजीज की, जो कि एक नॉन रेसिडेंट जर्मन कंपनी है। फॉलोइंग इसकी इनकम गिवन है, क्या डिविडेंड इनकम है 12,50,000 की फ्रॉम ब्लू वेव लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी लिस्टेड और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब इसको क्या डिविडेंड की इनकम हुई है 115 में 20% से टैक्स लगेगा इस पर, टैक्स रेट जो भी है। 8% डिवेंचर ऑफ 20 lakhs received from ex limited Indian company on October 124 in consideration of providing technical know-how। यानी जो ये अपनी विंटर टेक्नोलॉजीज है इसने क्या किया, कोई सर्विस प्रोवाइड की, टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड किया किसी एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी को। उसने इसका पेमेंट कैश या उसमें ना करके किस में किया है, डिबेंचर के फॉर्म में दिया है, इन काइंड के फॉर्म में दिया है। ठीक है, कर सकते कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ये जो 20,000 है ये विंटर टेक्नोलॉजीज के हाथ में 35% से टैक्सेबल होगा। क्यों, इसका पहला रीज़न, जो टेक्निकल नो हाउ है ये गवर्नमेंट अप्रूव नहीं है। गवर्नमेंट अप्रूव होती तो इसको 20% पे चार्ज कर सकते थे। तो पहली चीज़, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव नहीं है तो इसलिए इस पर 35% लगा रहे हैं। अगर अप्रूव होता तो 20% लगाते। ठीक है, दूसरा एक चीज़ यहाँ पे आपको भूलनी नहीं है, 8% डिबेंचर दिया है तो इस पर ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी मिलेगा। ये 8% डिबेंचर इसने कब दिया, अक्टूबर पे, यानी अक्टूबर से अपन 31 मार्च देगा तो 6 महीने होते हैं। तो 6 महीने का जो अपना इंटरेस्ट निकलेगा वो भी टैक्सेबल होगा, और वो भी होगा 35% की रेट से। वो तो नॉर्मल प्रोविजन ही होगा जो कंपनी को लगता है। कितना 35 कितना आता है, 0.8 लाख आता है 6 महीने के लिए, 35% से ये टैक्सेबल होगा। इसको भूलना नहीं है, नहीं तो इसके भी आपके मार्क्स रिलेटेड हो सकते हैं। थर्ड क्या कहता है, डिविडेंड मिला 5,50,000 का ऑन जीडीएस पे डिविडेंड मिला है ग्रीनफील्ड लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी से, जो कि इशूड किया था स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द इनिशियल इशू शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड परचेज बाय। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है। अब डिविडेंड मिला जीडीआर का, जीडीआर से जो डिविडेंड मिलता है इसके लिए अलग से सेक्शन 115 AC, उस पर ये 10% से फ्लैट टैक्स चार्ज रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, बिजनेस इनकम है 8 लाख की। ठीक है, पीजीबी पर टैक्सेबल होगा 35% की रेट से। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी, वापस से एफटीएस और रॉयल्टी वाली इनकम की बात आ चुकी है, अमाउंटिंग टू 10 लाख फ्रॉम रेडटेक लिमिटेड, एक इंडियन कंपनी है, इन परसुएंस ऑफ एन एग्रीमेंट अप्रूव बाय सेंट्रल। अब ये जो रॉयल्टी इनकम है ये अप्रूव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इस पे 115A में अपन 20% का टैक्स चार्ज कर सकते हैं। ये पूछा था। अभी अगर आप आंसर भी ये पूछे कि टोटल इनकम, अब ये सारी इनकम ऐड कर दोगे
फिर इस पे टैक्स लाइबिलिटी, ये जो भी अपन ने टैक्स रेट डिटरमाइन किया, इसके अकॉर्डिंग आप इंडिविजुअल इनकम पे अलग अलग टैक्स रेट चार्ज कर दोगे, ये आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 TDS का है। क्या कहता है, वैसे क्रिस्टल आईएनसी सॉरी मिस्टर क्रिस्टल वॉश प्राइवेट लिमिटेड एक डोमेस्टिक कंपनी है जो कि एंगेज इन बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग वॉशिंग पाउडर एंड बार्स। एजेंट वो हायर करते हैं एजेंट को ताकि वो अपने प्रमोट कर सके, बूस्ट कर सके सेल को। उसमें से एक है मोहन कुमार, जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल है, वर्क एज एन एजेंट फॉर द कंपनी। द कंपनी पेड हिम कमीशन ऑफ 1,55,000 ऑन 21 जुलाई 24 एंड अचीविंग द सेल्स टारगेट फॉर Q1 1,80,000 का देती है 10 जनवरी 25 को, और अचीविंग द सेल्स टारगेट ऑफ Q3 एंड अदर इंसेंटिव अमाउंटिंग। ठीक है। अच्छा, ये Q1 और Q3 का एक साथ 1,80,000 का दिया है, और उसको कुछ इंसेंटिव में मिले 1,60,000 के ऑन 15 जनवरी को। Mr. Mohan Kumar's family members who accompanied him. Additionally, the company gave Mr. Mohan Kumar a laptop worth 80,000 का भी लैपटॉप भी दिया है, यानी 1,60,000 के कुछ इंसेंटिव दिया है और 80,000 का एक लैपटॉप दिया है इन अक्टूबर। ठीक है। एग्जामिन द एप्लीकेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का बताना है, एंड कैलकुलेट करना अमाउंट और TDS कितना आएगा। तो अब ये जो कमीशन है इसके लिए आएगा 194H अपना अट्रैक्ट होता है। 194H लगता है 5%, लेकिन अगर 110 अक्टूबर 24 की बात है तो उस पर लगाएगा 2% का। अब ये जो 1,55,000 है 21 जुलाई है, अक्टूबर के पहले का है, इस पर लगेगा 5% का TDS। 1,00,000 जो 80,000 है वो है 10 जनवरी जो कि अक्टूबर है, तो इस पर लगेगा 2% का अपना TDS। ठीक है। अब बात आती है इंसेंटिव की। इंसेंटिव और ये जो लैपटॉप भी एक तरह का इंसेंटिव ही हो गया, ये अपन कवर होता है 194R में। अगर ये क्या बोलता है कि 20,000 से ज़्यादा का हो तो इस पर TDS कटेगा, मतलब टैक्सेबल होगा। 1.6 लाख और 80,000 का ये लैपटॉप, 22.5 लाख, 10% पे 194R में TDS डिडक्ट होगा, कितने का, 24,000 का। ठीक है, तो ये डिडक्ट है एक बार। ठीक है, आपको आंसर में दिखाई देते हैं। ये रहा आंसर, कहता है 194R का ये रहा 194 सॉरी, हाँ ठीक है, 194H 5% और 155 एंड 2% और 1,80,000 11,350 आएगा। फिर 1,60,000 और 80,000 दोनों पे चॉइस 10% 194R में 10% के हिसाब से 24,000 का TDS डिडक्ट होगा। ठीक है, सिंपल था। सुहास एज 43 ईयर्स वर्किंग विद TP लिमिटेड एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 85,000 पर मंथ। TSA हाउस प्रॉपर्टी भी है उसका, जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है। उस पर इसने इंटरेस्ट पे किया 185,000 ऑन लोन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। लोन वाज टेकन ओवर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए लिया था। ठीक है, इसका डिडक्शन इसको मिल जाएगा। इसने नोटिफाई किया अपने एम्प्लॉयर को, जो कि TP लिमिटेड है, दैट उसका लॉस होगा 185,000 का इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी फॉर फाइनेंशियल ईयर। एंड सुहास ने ये भी डिक्लेयर किया कि ये एक्सरसाइज करना चाहता है ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ 115 बाग डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम से। अब एग्जामिन करने कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी निकालती है और कितना TDS कटना चाहिए इसका 182 में। ठीक है, तो 85,000 की सैलरी पर मंथ 12 महीने के हिसाब से हो गया 10,20,000। 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा नॉर्मल टैक्स रिजाइम के अंदर, और 195 का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी 775। फिर इस पे इसका टैक्स चार्ज होगा, इसका आंसर से मैच करवा देता हूँ। ये रहा 775, 195 का हाउस प्रॉपर्टी, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, टैक्स 775 पे टैक्स लगे, 67,500 का नॉर्मल टैक्स रिजाइम के स्लैबिलिटीज के हिसाब से, और 4% का सेप्स यानी 70,200 का इस पर TDS डिडक्ट करेगी कंपनी। ठीक है, इसका बी वाला क्या कहता है, PCIL से इंडियन कंपनी है जिसका हैविंग इज हेड ऑफिस है चेन्नई। फॉर द पीरियड 24 इसने फर्निश किया कुछ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सर्टेन एंटिटीज़ के लिए, सर्टेन एंटिटीज़ एंड द ट्रांजेक्शन अंडरटेकन विद दिस कंपनीज में उनके साथ ट्रांजेक्शन किया है, उसके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक बार लास्ट में देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन द वेरियस ट्रांजेक्शन इनटू बाय PCIL एंड डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन फॉर ईच ट्रांजेक्शन। इग्नोर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 94B इफ एप्लीकेबल। ठीक है, तो ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन लगेगा नहीं लगेगा, पर को ये डिटरमाइन करना है। तो 1 2 3 केसेस है, देख लेते हैं। सकुरा इंडस्ट्री एक होली ओन फॉरेन सब्सिडरी है किसकी, PCIL की। अब ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन कब लगेगा, जब दोनों एंटिटी जो होगी वो एसोसिएट एंटरप्राइज होगी। अब ये क्या है, होली ओन सब्सिडरी है सकुरा इंडस्ट्रीज PCIL की, यानी 26% भी होता तो भी चलता, लेकिन यहाँ पे 100% है, 25% और सॉरी
मोर देन 25% की यहाँ पे क्या है ओनरशिप है। तो अब जो सकुरा और प्रिस्टिन है ये दोनों क्या बन चुके हैं, एसोसिएट एंटरप्राइजेस बन चुकी है। ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन चुकी है। तो अब इस पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन को अट्रैक्ट करेगा। आगे क्या कहता है, इट इज करंटली पेइंग रॉयल्टी ऑफ $3 million पर एनम टू पीसीआईएल फॉर सप्लाई ऑफ नो हाउ और सिमिलर सप्लाई ऑफ नो हाउ टू हिकारी लिमिटेड, अ होली ऑन गवर्नमेंट कंपनी इन जापान, मतलब कोई दूसरी कंपनी है। पीसीआईएल रिसीव करता है एनुअल रॉयल्टी ऑफ $4 million। अब पीसीआईएल जो अपनी सकोरा इंडस्ट्री एसोसिएट एंटरप्राइज है उससे तो 3 मिलियन की रॉयल्टी लेता है। वहीं पे जो हिकारी लिमिटेड जो एक अदर ही कंपनी है उससे 4 मिलियन की रॉयल्टी कलेक्ट करता है। अब देखा जाए तो 1 मिलियन की अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से कम कर रहा है। तो अब ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन पर अटैक होगा, इसको इनकम बनानी पड़ेगी कैसे। अब जो कम इनकम में 1 मिलियन की यूएसडी रेट अपन को 82 रुपीज़ गिवन है, 82 तो मतलब है तो यानी 8 करोड़ 20 लाख की जो इनकम है उसको सॉरी 8 करोड़ 20 लाख का जो डिफरेंस है इसको अपन को इनकम बनानी पड़ेगी अपने इंडिया में। तो ये तो हो गया ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन, इस पर एप्लीकेबल है। क्यों है, क्योंकि एसोसिएट एंटरप्राइज बन रही है और कितने अमाउंट से है, 8 करोड़ 20 लाख से। ठीक है, अनदर क्या कहता है, पीसीएल ने बोरो किया सम इक्वल टू 20 करोड़ फ्रॉम ओरियंट कैपिटल आईएनसी दुबई। पीसीएल वॉज एस अंडर कितना 220 करोड़ है। अब अगर लोन की जब बोरिंग की बात आती है तो अपन क्या देखते हैं, 51% और मोर से अगर उसकी बुक वैल्यू का लोन लिया हुआ रहता है तो वो दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाती है। तो अपने पास पीसीएल की ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसका बुक वैल्यू कितना गिवन है 330 करोड़ का, और अपन ने यहाँ पे लोन कितना बोरो कर रखा है 220 करोड़ का, किससे, फ्रॉम ओरियन कैपिटल से। तो अपने बुक कैपिटल का ही कितना हो गया 66.69%, जो कि ज़्यादा है 51% से। तो अब अपन कह सकते हैं कि जो ओरियन कैपिटल है और जो पीसीआईएल है ये दोनों है एसोसिएट एंटरप्राइज। अब इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होगा उस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। अब बाकी क्या कहता है, ओरियन कैपिटल आईएनसी ने चार्ज किया 8% इंटरेस्ट एंड पीसीआईएल हैज पेड इंटरेस्ट ऑफ 70.6 करोड़ फॉर द ईयर एंडेड, दो दी नॉर्मल लैंडिंग रेट ऑफ ओरियन कैपिटल 7% पर एनम है टू अदर पार्टीज के लिए। यानी ये क्या कह रहा है कि जो ओरियन कैपिटल है उसने पीसीएल से तो 8% लिया और अदर्स से 7% लेता है। इन व्यू ऑफ द अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स एंड प्रेजिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट पीसीएल डिसाइडेड टू बोरो दिस अमाउंट देन। ठीक है, तो इग्नोर करो। तो अब इसने मतलब देखा जाए तो पीसीएल ने क्या किया, अपने अब ओरियन कैपिटल और पीसीएल एसोसिएट एंटरप्राइज हो गई, तो इसने अपने एसोसिएट एंटरप्राइज से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट से लोन लिया ताकि इसका एक्सपेंस ज़्यादा दिखे और इसको डिडक्शन ज़्यादा मिले। तो ये तो गलत है। तो कितना ज़्यादा, 1% ज़्यादा, तो 1% से इसको इनकम अपन को बढ़ानी पड़ेगी। तो 7.6 करोड़ यानी 2.2 करोड़ से अपनी इनकम बढ़ेगी इस केस में। थर्ड क्या कहता है, पीसीआईएल सप्लाइज करता है गुड्स टू पीबीसी इन सिंगापुर, द पेड अप कैपिटल पीबीसी इन फॉरेन करेंसी इक्विवेलेंट टू 92 करोड़ है। ठीक है, पीसीआईएल होल्ड करता है 22 करोड़ इन पीबीसी में। द वोटिंग पावर इन द कंपनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, यानी जितने शेयर्स होंगे उतनी इसके पास वोटिंग पावर होगी। तो देखा जाए तो आउट ऑफ 92 22 पीसीआईएल होल्ड करता है, जो कि सिर्फ 23% ही है। ये तो 26% से भी कम है। तो देखा जाए तो ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं बनती है। अगर एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। सिंपल, इजी, 6 मार्क्स। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के जो ये 3 पार्ट्स है ये अपील्स और इसके रिगार्डिंग है। देखते हैं। नोवाटेक इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड ने फाइल किया रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25 अक्टूबर को। द रिटर्न इज सिलेक्टेड फॉर रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143, जिसके लिए नोटिस अंडर सेक्शन 143 टू इज सर्व ऑन कंपनी 9 जुलाई 2025। द कंपनी रिस्पॉन्ड टू द नोटिस अंडर सेक्शन, इसने असेसमेंट का नोटिस आया, कंपनी ने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। एग्जामिन वेदर द सर्विस ऑफ द नोटिस इज विद इन टाइम, इफ नॉट। अब चेक करो कि ये जो नोटिस है क्या ये सर्व हुआ है टाइम से, एंड वेदर द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज बाय द एसएससी। ठीक है, तो अब देखा जाए तो इसने जो असेसमेंट ईयर कौन सा अपने 23-24, तो देखा जाए तो जो सेक्शन 143 की जो सर्व नोटिस सर्व करने की टाइम लिमिट रहती है वो रहती है 3 महीने की विद इन एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। यहाँ पे अपनी असेसमेंट ईयर क्या है, सॉरी 3 महीने रहती है जब भी अपन रिटर्न फाइल करते हैं, उसके एंड ईयर से 3 महीने।
अक्टूबर 24 को अपने फाइल किया। इसकी असेसमेंट ईयर क्या हो गई, FY 24-25। तो इससे 3 महीने यानी 31 मार्च 25 से 3 महीने कितने हो गए, 30 जून 25। तो अगर इसके अंदर अंदर अगर ये नोटिस ऑफ कर देता है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, तो अपन इसको बोलेंगे ठीक है सही है। लेकिन इसने नोटिस कब दिया, 9 जुलाई, आफ्टर जून, मतलब जून के बाद 9 जुलाई को दिया। अब ये जो नोटिस है टाइम बार हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अपन ने देखे तो कंपनी ने क्या कर चुका है, कंपनी क्या कर चुकी है, कंपनी ऑलरेडी रिस्पॉन्ड कर चुकी है। और अपन ने पढ़ रखा है कि अगर 292BB में कंपनी रिस्पॉन्ड कर देती है या किसी भी तरीके से कॉपरेट कर देती है इस नोटिस के प्रोसीडिंग्स में, तो उसके बाद जो है, जो असेसी है वो ये कंसर्न रेज नहीं कर सकता कि ये जो आपने नोटिस भेजा है ये टाइम बार्ड है, आपने टाइम लिमिट के बाद भेजा है, अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक चीज़ है, अगर ये जो ऑर्डर है एसएससी का, अगर एक बार ऑर्डर आ जाता है उसके बाद ये कुछ भी नहीं कर सकता। बिफोर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर ये कंसर्न रेज कर सकता है कि भाई तुमने टाइम लिमिट के बाद दिया है तो ये टाइम बार्ड है, तो इसमें हम कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे, तो हमारे तरफ से कुछ भी कॉपरेशन नहीं मिलेगा। तो ठीक है, लेकिन अब इससे ये रिस्पॉन्ड कर चुकी है। तो अब क्या है, वेदर द असेसमेंट ऑर्डर कैन बी चैलेंज बाय द टाइम एसएससी। हाँ, असेसमेंट ऑर्डर चैलेंज कर सकती है क्योंकि टाइम बार्ड है, लेकिन क्या रखना है, बिफोर कंप्लीशन ही ये चैलेंज कर सकती है, उसके बाद नहीं कर सकती। तो ये सभी आपको इसके आंसर में लिख के आना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर सकते हो आप इसको। असेसी हैज टेकन एन इंजन ऑन लीज अंडर एग्रीमेंट विद अ फॉरेन कंपनी, टैक्स रेजिडेंट ऑफ द जर्मनी हैविंग नो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। मतलब एसएससी ने कोई इंजन लिया लोन पे किसी कंपनी से जिसका इंडिया में ना तो पीई है, एंड दी फॉरेन कंपनी ऑल्सो डस नॉट हैव पेन इंडिया, ना ही उसका कोई पेन है या एनरोल नंबर कुछ भी नहीं है इंडिया में। अब एसएससी कंपनी डिडक्टेड टैक्स एट 10% ऑन लीज रेंटल एज पर द प्रोविजन कंटेन अंडर DTAA। यानी क्या करिए कि जर्मनी और एसएससी इंडिया का है, एसएससी इंडिया का और जर्मनी का, और इनके बीच में DTAA, जिसमें क्या रखा है कि जो टैक्स रेट है वो 10% ही चार्ज होगा। और जो एसएससी है उसने 10% से ही टैक्स चार्ज किया है, भले उसके पास पैन इंडिया में नहीं है। ठीक है, देखते आगे क्या कहता है, बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। हाउ एवर रेवेन्यू कंटेंट दैट इन द एब्सेंस ऑफ द फर्निशिंग ऑफ पेन द एसएससी वॉज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स एट हाई रेट ऑफ 20% फॉलोइंग द प्रोविजन 206AA। तो ये क्या कह रहा है कि अपने इंडिया का 206AA सेक्शन क्या कहता है कि अगर सामने वाली जो पार्टी है जिसका अपन TDS डेटा करने वाले हैं, अगर वो पैन फर्निश नहीं करता तो उस पर अपन को हायर रेट ऑफ 10, या तो जो सेक्शन में गिवन है वो, या जो 20% है, हाई विच एवरी साइड से अपन को TDS काटना रहता है, 20% से अपन को काटना चाहिए था, जो कि आपने नहीं काटा। तो इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स डिस्कस वेदर द कंटेंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ इज करेक्ट है या नहीं है। तो देखा जाए तो 20% इसको काटना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जब अपन DTA की बात करते हैं, DTAA की, तो इसके प्रोविजंस जो होते हैं वो ओवरराइड करते हैं बाकी सारी प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स को। यानी जो सेक्शन 90 है अपना, ये ओवर रूल करता है बाकी सारी प्रोविजन को। यानी इसमें 206AA भी कवर होता है। तो देखा जाए तो भले 206AA कह रहा है कि 20% से तुम काटो, लेकिन सिंस सेक्शन 90 जो है वो ओवर रूल करता है, सेक्शन 90 क्या कहता है कि विच एवर इज बेनिफिशियल, जो कि बेनिफिशियल होता है, 10% 10% है। तो अगर इसने TDS काटा 10% से, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है, मोर बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये चीज़ ही आपको पहले थोड़ा एक्सप्लेन करना है अपने क्वेश्चन के बारे में। फिर आप ये चीज़ लिख दो कि सेक्शन 90 ज़्यादा बेनिफिशियल और सेक्शन 90 ओवर रूल करता है बाकी सारे सेक्शन को। तो इसी तरीके से 206AA को भी ओवर रूल करेगा, और इसी कारण से अपने 20% का की रेट से TDS ने डिडक्ट किया, भले इसके बाद पेन था या नहीं था, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, मेट्रो बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड engaged in the construction of the bridges and flyovers during the previous year. It made payment to various parties and deducted tax amount to 18 lakhs. ठीक है, इसने यानी TDS डिडक्ट किया 18 लाख का। However, the business did not deposit the aforementioned sum with income tax. ये जो 18 लाख है इसने TDS काटा, इसने गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया within the time period specified under the income tax act, within time period के अंदर। The company state that it having financial इसको difficulties हो रही है as a result of significant amount of money being held up by both in
इसके पैसे क्या अटके हुए, एक तो डेटर में और एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसा टैक्स रिफंड पैसे अटक रखे हैं इसके। इट इज़ फर्दर सबमिटेड दैट इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस द कंपनी ने सुओ मोटो डिपॉजिट का रखा है टीडीएस अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। बिफोर इस नोटिस के पहले इसने एक तो टीडीएस का अमाउंट प्लस उस पर जो इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए था वो दोनों ऑलरेडी सबमिट करवा चुका है। However, prosecution proceedings were initiated under Section 276B against the company and its director. The company has approached you to advise this matter. अब ऑलरेडी जब कंपनी टीडीएस जमा करवा चुकी है, उसमें इंटरेस्ट भी बढ़ चुकी है, उसके बाद ये वापस आके बोलते हैं कि आप पे पेनल्टी भी लगेगी। तो अगर अपन सेक्शंस देखें तो ये क्या बोलता है, इसके आप सबसे पहले तो जो इशू इन्वॉल्व है वो लिख के आ सकते हो। उसके बाद आप ये बता सकते हो कि सिंस जो कंपनी है यहाँ पे 276 जो बी है अपना सेक्शन जिस पे पेनल्टी चार्ज होती है, कितने की पेनल्टी चार्ज होती है, 3 to 7 ईयर्स की इम्प्रिजनमेंट प्लस इस पर फाइन भी लगेगा। लेकिन अपना एक सेक्शन और है जो इसका एग्जम्पशन देता है कि अगर जो कंपनी है उसका पर्पस बोनाफाइड है, कि ठीक है मतलब उसके पास फाइनेंशियल क्राइसिस थे या उसका पैसे नहीं थे जिसकी वजह से वो टीडीएस टाइम से सबमिट नहीं कर पाया। और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को मेंशन है कि उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो रखी थी, उसके पास डेटर्स पे भी पैसे अटके हुए थे और इनकम टैक्स रिफंड का भी पैसा अटका हुआ था। लेकिन फिर भी उसने सुओ मोटो नोटिस के पहले सब कुछ सबमिट कर चुका है। यानी उसने उसका पर्पस था बोनाफाइड था, ऐसे डिफ्रॉड करने को गवर्नमेंट को नहीं था, बोनाफाइड पर्पस था, ठीक है उसका पैसे नहीं थे। तो ये सब एक्सप्लेन करोगे। और दूसरा इसके कंडीशन होती है कि जो अमाउंट है 25 लाख से कम का होना चाहिए, जो भी टैक्स अपना टीडीएस है 25 लाख से कम का हो तो इसकी जो पेनल्टी है वो माफ़ की जा सकती है। और अपने यहाँ पे टीडीएस कितने का है, सिर्फ 18 लाख का है। तो यहाँ पे जो कंपनी है अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंपनी एंड द डायरेक्टर द कंपनी हैज अप्रोच यू टू एडवाइस इस मैटर। तो अपन कंपनी को यही कह रहे हैं कि आप इस केस में बन सकते हो, आपको पेनल्टी देने की नीड नहीं है। आपको इसके आंसर भी दिखा देते हैं। अपन 5th पे थे, इशू इन्वॉल्व ये बैन वाला हो चुका है, ये रहा एनालिसिस कंक्लूजन। The company cannot be punishable for delay in deposit or TDS. The initial prosecution proceedings under Section 276B against the company and the director is therefore not correct. इसमें 276 की बात हो रही है, 25 लाख की डिले हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। 27 और क्या है, सीबीडीटी 12A, ठीक है, सुओमोटो ने डिपॉजिट कर चुका है टीडीएस अमाउंट। तो ये सभी है, आपको ये सभी एक्सप्लेन करना है और सिर्फ इतना सा एक्सप्लेन कर दोगे कि इसका बोनाफाइड पर्पस था जिसकी वजह से डिले हुआ, प्लस 25 लाख से कम का टीडीएस अमाउंट है। ठीक है, ये जो बी पार्ट है ये पूरा थ्योरी का है, तो ये मैं नहीं करवा रहा, आप इसे देकर डायरेक्ट आंसर शीट आंसर से रेफर कर सकते हो। ठीक है, ये 6th क्वेश्चन का ए पार्ट ये गार्स के रिलेटेड है। मैंने मेन चीज़ हाईलाइट कर रखी है कि इंडिया जो जेडन टैक्स है ये इस पे ट्रीटी बनी हुई है इन दोनों की, DTAA कुछ भी है। However, if such provisional service are provided by a firm or individual, then payment for such service are taxable only the firm का क्या है फिक्स बेस है इंडिया में, या जो स्टे ऑफ पार्टनर है इंडिया में एक्सीड करता है 180 डेज, तो ही जो ये सर्विस की टेक्निकल सर्विस का जो पेमेंट है वो चार्जेबल होगा इंडिया में, टैक्सेबल होगा इंडिया में, नहीं तो नहीं होगा। अब अब यहाँ से आता है मेन क्वेश्चन, अब स्टार्ट होता है कि मेरे से डिजाइन स्पेयर INC कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट कंट्री Z9 में है। It is engaged in the business of providing architecture design service all over the world. It received an offer from Serenity Estates, private limited Indian company, for design development resorts all over India. ANC form a partnership firm with the third party director of the company having holding a nominal share. The firm entered into agreement to carry out the service in India. The company seconded its trained manpower to the firm. The manpower stayed in India for less than 180 days. यहाँ पे क्या था, अब जो देखो इसका शॉर्ट में बताएं तो एक सेरेनिटी एस्टेट करके एक इंडियन कंपनी है जिसने ये टेक्निकल सर्विस वाली कॉन्ट्रैक्ट दी एक डिज़ाइन स्पेयर INC को जो कि Z9 में रजिस्टर्ड है। तो अगर अब ये इंडिया के काम करती तो क्या है, अगर इस इंडिया में स्टे करती, इसका फिक्स बेस बनाती इंडिया में और इंडिया में अपने एम्प्लॉयज़ भेजती और 180 डेज से ज़्यादा, तो इसको इंडिया में टैक्स देना पड़ता। तो इसने क्या किया, टैक्स को अवॉइड करने के लिए, ट्रीटी का अब्यूज़ करने के लिए बेसिकली इसने एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई किसी थर्ड पार्टी के साथ, डायरेक्टर ऑफ दी किसी थर्ड पार्टी के साथ। और अब इनका जो स्टे है सिर्फ कितना है, लेस देन 180 डेज का है। तो देखा जाए तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, इनको इंडिया में टैक्स नहीं देना पड़ा। तो ये साफ साफ पता चलता है कि इन्होंने ये जो पार्टनरशिप फॉर्म इंडिया में बनाई है
ये ट्रेडी के अब्यूज़ करने को बनी है, इसका और कोई पर्पस नहीं था, सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट को सॉल्व करना और ट्रीटी का जो बेनिफिट है वो लेना था। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे जो लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस था, पहली चीज़ कि इनका कोई बेनिफिट तो है नहीं अलग से, सिर्फ इसी पर्पस के लिए आया है। तो ड्यू टू लैक ऑफ कमर्शियल सब्सटेंस अपन कह सकते हैं कि गार की प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे हैं इस पे, और इसको अपन इन परमिसिव अवेयरनेस अरेंजमेंट डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इतना सही था। ये तो मोस्टली आपकी किए हुए होंगे क्वेश्चंस। बी पार्ट क्या कहता है? एन एग्रीमेंट हैज बीन मेड बिटवीन ऑरेंज एजेंसी, अ कंपनी रजिस्टर्ड इन कंट्री है, एंड यूनिकॉर्न लिमिटेड, एंड इंडियन कंपनी, to provide technical know-how. Orange INC sister company XYZ LLC of a country A has received an advance ruling about a similar technologies know-how arrangement with another Indian business MNC Limited. यानी ये क्या कह रहा है कि ऑलरेडी ऑरेंज आईसी कंपनी रजिस्टर्ड है, टेक्निकल नो हाउ। ऑरेंज आईसी ने क्या किया, ऑलरेडी एक एडवांस रूलिंग ले रखी है। ठीक है, अब इनके बीच में एग्रीमेंट होता है 350 करोड़ का, जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा है, एंड एक्सपेक्टेड टैक्स लायबिलिटी विल बी 120 करोड़। अब यूनिकॉर्न लिमिटेड क्या चाहती है, एक एप्लीकेशन कराना चाहती है बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग के लिए इस इशू। सॉरी, क्वेश्चन है ये, कैन यूनिकॉर्न लिमिटेड मेक एन एप्लीकेशन टू द बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग टू इशू सेम रूलिंग फॉर यूनिकॉर्न लिमिटेड एज अकॉर्डिंग्स विद द एक्ट? एग्जामिन वेदर दी, ये दूसरा क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर दी बोर्ड कैन आस्क फॉर द सबमिशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन अ डिसीजन ऑन अ रिलेटेड मैटर has already been made. एग्जामिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स। तो पहली चीज़, क्या यूनिकॉर्न बोर्ड में एडवांस रीजन कर सकती है? हाँ। रीजन, इसमें रीजन भी एक्सप्लेन, रीजन क्या है कि देखो, जो यूनिकॉर्न लिमिटेड वो इंडियन कंपनी है, और रेसिडेंट इंडियन कंपनी रेसिडेंट कंपनी है, और एडवांस में रेसिडेंट के लिए क्या प्रोविजन था कि वो एडवांस में तभी ले सकती है जब जो ट्रांजेक्शन मैटर, जो रिलेटेड मैटर्स है वो 100 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पे अपना ट्रांजेक्शन प्राइस कितना है, 350 करोड़ का, जो कि 100 करोड़ से ज़्यादा का है। तो अपन कह सकते हैं कि जो यूनिकॉर्न लिमिटेड है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं बोर्ड ऑफ रूलिंग्स में, यस। दूसरा क्या है कि जो कंपनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, जो सबमिशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए कह सकती है को। तो इसका आंसर है कि हाँ, ले सकती हैं। क्यों? क्योंकि जो बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग होती है उसके पास पावर होती है सेम एज सिविल कोर्ट वाली। तो सिविल कोर्ट की अपन पावर देखते हैं कि वो समन कर सकती है, या बुक्स मंगवा सकती है, या बुक जनरेट करने को वो बोल सकती है। तो ये सारी जो पावर है वो पावर है सिविल कोर्ट की, वो एडवांस रूलिंग, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग के पास भी रहती है। तो इसका आंसर भी हाँ, कि क्या बोर्ड आस्क कर सकती है फॉर सबमिशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस। सिंपल था ये भी। सी पार्ट, ठीक है, लास्ट, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। February 28 में क्या हुआ? सर्च कंडक्ट हुआ 132 में इनकम टैक्स एक्ट के, ऑफ अ गोल्ड ज्वेलरी रिटेल चेन। किसी गोल्ड ज्वेलरी की शॉप थी उस पर। आफ्टर दिस डेटा वॉज एनालाइज, इट वॉज डिस्कवर द कंपनी ने सब्सटेंशियली वायलेटेड कर रखा है सेक्शन 43 में, यानी इसने कुछ कैश का ट्रांजेक्शन किया होगा बाय परचेसिंग ओल्ड गोल्ड फॉर अबाउट 18 करोड़। ठीक है, यानी कैश में 18 करोड़ के इसने कुछ गोल्ड लिए होंगे। सम ऑफ द क्लाइंट्स हुज लोकेशन वर नोन विया कंप्यूटर रिकॉर्ड्स, उनको अप्रोच किया गया, उनसे रिस्पॉन्स लिए। दिस कस्टमर एडमिटेड अंडर ओथ that they had sold old gold and received the amounts all exceeding 10,000 in cash. The fact which emerged from the inquiries or make payments for this purchase in cash even they exceed 10,000. ऐसे तो कह रहा है कि नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी किया है, क्या कर सकते हैं? The tax auditor has mentioned yes in response to the statement in subclause A of clause 21D on whether the expenditure covered under section 43 with rule 6DD or made by account check, pay check drawn on a bank or account paying bank draft. यहाँ पे क्या कर रखा है, जो टैक्स ऑडिटर है, टैक्स ऑडिटर उसने यहाँ पे यस मार्क कर रखा है इस क्लॉज में, जो अपन को टैक्स ऑडिट के टाइम पे बनना पड़ता है, कि क्या मतलब इस क्लॉज में रहता है कि क्या जो सामने वाली पार्टी है इसने अकाउंट पेइंग चेक ड्रॉन ऑन अ बैंक और अकाउंट पेइंग बैंक ड्राफ्ट से लिया या नहीं लिया। तो इसमें इसका आंसर है यस, कि हाँ इसने इसी के थ्रू लिया है, जो कि गलत है। 18 करोड़ इसने कैश में लिया। ये टैक्स ऑडिटर सबमिटेड दैट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन वर गिवन बाय द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, और टैक्स ऑडिटर ने मैनेज टू मेक पेमेंट्स अबाउट 10,000 ओनली थ्रू अकाउंट पे चेक एंड बैंक ड्राफ्ट और अदर परमिसिबल इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। इंस्ट्रक्शन वर वेरीफाइड बाय हिम। ये फर्दर सबमिटेड, ही हैज आल्सो टेकन रिप्रेजेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट। तो ये लाइंस क्या कहती है
कि इसने मैनेजमेंट से पूछा, मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोला कि 10,000 से ज़्यादा कैश में नहीं लेना, प्लस इसने मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी ले रखी है इसके लिए। द नेट पेमेंट इन कैश ऑफ एनी पर्सन अ डे डिड नॉट एक्सीड 10,000। ऑल्सो मेंशन दैट टेस्ट चेक कंडक्टेड, और इसने के टेस्ट चेक भी किया, यानी इसने मैनेजमेंट से बात की कि मैनेजमेंट ने अपने एम्प्लॉय को बोला था ये इसने ये मेंशन किया है, मैनेजमेंट से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लिया, वो कर लिया, और इसने टेस्ट चेक किए हैं, बाय हिम डिड नॉट रिवील एनी वायलेशन, और जो इसने टेस्ट चेक किया इसमें कोई रिवील वायलेशन भी रिवील नहीं होता। एथिकल इम्प्लीकेशन क्या कहते हैं, सिंपल सा है भाई कि क्या कहते हैं, इसने रिप्रेजेंटेशन लिया जो कि सफिशिएंट नहीं है, इसने टेस्ट चेक किया, और टेस्ट चेक भी गोल्ड ज्वेलरी में इतना अच्छे से नहीं किया होगा, अच्छे से किया होता तो इसको डिडक्ट हो जाती है सारी जो भी 10,000 से ऊपर गोल्ड लिया है। क्या पता टैक्स ऑडिटर उससे मिला हो एक बार अपन, लेकिन अपन को तो आंसर लिखना है, अपन देख लेते हैं डायरेक्ट। मैं आपको आंसर से ही मैच करवा देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स अपन को लिखने देते हैं। सबसे पहले अपन को 48 के बारे में लिखना है कि 10,000 से ऊपर अगर इसने कैश मोड पे दिया तो वो अपन को डिसअलाउ होगा एक्सपेंडिचर। प्लस क्लॉज 21D के बारे में लिखा है कि अकाउंट 48 थ्रू इसके थ्रू होना चाहिए, मतलब अकाउंट पेइंग ड्राफ्ट इसके थ्रू, बैंक के थ्रू। फिर और आपको मेन चीज़ क्या लिखने, नेचर ऑफ, फिर आपको ये एक्सप्लेन करते टैक्स ऑडिटर है उसको जो असेसी है उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, ज्वेलरी है, तो उसको ध्यान में रख के उसके जो ऑडिट प्रोसीजर है ऑडिट अकॉर्डिंगली प्लान करना चाहिए था, उसको अप्रोप्रिएट ऑडिट टूल यूज़ करने चाहिए ताकि वो एक्यूरेट रिजल्ट्स ला सके, क्योंकि डेटा इन केस में बहुत वॉल्यूमिनस होता है ऐसे नेचर ऑफ बिजनेस में। तो मेयर रिलायंस सर्टिफिकेट इशू बाय द मैनेजमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन सच अ केस, ये भी आपको मेन है। टैक्स ऑर्डर फेल किया अपने एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस में, जिसकी वजह से उसको क्लॉज 7 और 8 ऑफ पार्ट में सेकंड शेड्यूल ऑफ द चार्टर अकाउंट एक्ट में उसको इन्वोक हुआ जाएगा, और उसको ठीक है मतलब पनिशमेंट लगी है, पेनल्टी लगी है इस टैक्स ऑडिटर पर। इतना सा था ये, सिंपल सा, अपने ऐसे तो ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक में मिल जाते हैं इस तरीके के। तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है डीटी का एम टी पी सीरीज़ 1 जनवरी 26 का।